हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। वर्क सिंप्लीफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है होम साइंस में मैनेजमेंट का। ये आप जानते हो, इससे कई बार प्रश्न बने हैं और टीजीटी पीजीटी में भी प्रश्न आते हैं और मतलब एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, तो मैं यही कहूँगी इस वीडियो को छोड़िएगा मत। ठीक है, अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। हर चीज़ मार्विन मुंडेल से लेकर जो भी इसमें चीज़ें होती हैं, क्रियाशीलता के निर्धारक तत्व होते हैं, गुरुत्वाकर्षण वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ आप एग्जाम में पढ़ते हो, टेक्निक्स, औपचारिक तकनीक, पेन पेंसिल तकनीक, सब कुछ एक बार आप नज़र डाल लीजिए, जिससे आप वीडियो को जो बीच में छोड़ने की आपको आदत लगी हुई है ना, वो छूट जाए। ओके, क्योंकि आप जानते हो ये सिंबल्स कितना पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सब कुछ बात करेंगे, कौन से सिंबल किस में पूछे गए हैं, सारी बातें करेंगे। तो उसके लिए बस वीडियो को पाथवे चार्ट कौन लेकर आया था, गिलवर्थ जी। ओके, तो सब डिटेल टॉपिक, मतलब कहीं से ये नहीं कि फ्री में यहाँ क्लास चल रही है तो कुछ भी छोड़ रहे हैं, नहीं, पढ़ाती हूँ तो पूरा नहीं, पूरा ही पढ़ाती हूँ। ओके, तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। ओके, तो कार्य सरलीकरण। सबसे पहले किसके दिमाग में ये विचार आया कि भाई कार्य जो किए जाते हैं उनको सरल तरीके से भी किया जा सकता है? तो मार्विन मुंडेल। ओके, मार्विन मुंडेल के ही दिमाग में ये थॉट आया था, विचार आया था। ओके, कि काम को सरल तरीके से अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं हम समय एवं शक्ति को बचा सकते हैं और उस समय और शक्ति का प्रयोग हम मनोरंजन या कुछ अलग कुछ भी करने के काम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो विचार किसके मन में आ रहा है? मार्विन मुंडेल। 1930 से कार्य सरलीकरण में रिसर्चेस स्टार्ट हुई। कब से स्टार्ट हुई है? 1930 से रिसर्च होना स्टार्ट हुई है। ये नहीं कह सकते हो कि बिल्कुल टॉप पर रिसर्च हो गई और सब लोगों ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। फिर 1940 के करीब मार्विन मुंडेल ने रिसर्च की, कार्य सरलीकरण पर बेहतरीन काम किया इन्होंने। ओके, कुछ महिलाओं का सपोर्ट लिया इन्होंने, जिनके माध्यम से कार्य मतलब रिसर्च को पूरा किया। ओके, बात आती है इन्होंने किसके लिए सबसे पहले कार्य सरलीकरण के जो इक्विपमेंट थे ईजाद करने की कोशिश की, वो थे जो आपके निशक्त लोग होते हैं, कह सकते हैं फिजिकल कुछ इशू है जिनमें, विकलांग लोग जो कहते हैं ना, दिव्यांग लोग, उन लोगों के लिए ये काम स्टार्ट हुआ। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। जो आपके दिव्यांग लोग होते हैं, विकलांग लोग होते हैं, उनके लिए ये कार्य सरलीकरण का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम आया था, इन्हीं के ऊपर किया गया। उसके बाद जब महिलाएं बाहर काम करने लगी, घर में कामों की समस्याएं होने लगी, ठीक है ना, तब ये सारे जो भी यंत्र बनाए गए कार्य को सरल करने के लिए, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो गए, फायदेमंद हो गए, चाहे वो विकलांग हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेनली टॉपिक को। देखो, कार्य सरलीकरण का मतलब क्या होता है? कार्य सरलीकरण का अर्थ वही चीज हो जाएगा जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया, समय एवं शक्ति। ओके, कम समय कम शक्ति का प्रयोग करके गुणवत्तापूर्ण काम को संपन्न करना, कार्य सरलीकरण आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन कहलाएगा। काम में समय कम से कम लगे, शक्ति कम से कम लगे, काम की क्वालिटी में कोई इफेक्ट पड़े नहीं, ठीक है, उसी को हम कहेंगे कार्य सरलीकरण। डेफिनेशन ये पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले आप पूछी गई है। ओके, पूछी गई है, पहले 2 डेफिनेशन पूछी गई है, एक का मुझे नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं याद रहती हैं, पूछी गई नहीं, लेकिन 2 डेफिनेशन ऐसी हैं जो पूछी गई हैं। कार्य को सबसे आसान, सरल एवं शीघ्र विधि, मतलब कार्य को सबसे आसान तरीके से, सरल विधि से, शीघ्र मतलब बहुत जल्दी ही कर लेना, इस चीज़ की सचेतता, इसका मतलब इस चीज़ का जो भी ये चीज़ें लिखी हैं कि सचेतता पूर्वक खोज करना ही कार्य सरलीकरण है। ठीक है ना, कि काम कैसे सरल हो सकता है, कैसे शीघ्र हो सकता है, कैसे आसान तरीके से किया जाता है, कि इस चीज़ को खोजना किसी भी कार्य के लिए, ठीक है, खोज करना, उसी को हम कार्य सरलीकरण कहेंगे। ओके, तो ग्रॉस एवं केंडल की डेफिनेशन ये नहीं मालूम है पूछी गई नहीं पूछी गई, लेकिन बकाया पूछी गई है। कार्य सरलीकरण में समय एवं शक्ति दोनों की व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया जाता है। यहाँ पर को ही होगा, ठीक है, को ही मिश्रित कर दिया जाता है। मतलब जो कार्य सरलीकरण है, अब आप इतनी बड़ी डेफिनेशन इसे याद मत करो, सिर्फ एक लाइन याद कर लो, इतना याद रहेगा, इसी से आपका पूरा आंसर निकल जाएगा कि कार्य सरलीकरण में समय, हर डेफिनेशन में समय और शक्ति है,
लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा अलग होगा। कार्य सरलीकरण में समय एवं शक्ति दोनों के व्यवस्थापन को मिश्रित, मतलब मिश्रित करने की बात हुई है समय एवं शक्ति को। तो ये डेफिनेशन ग्रॉस एवं केंटल की है। ओके, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप पढ़ लीजिए, खाली पढ़ना ही तो है। राजमल पी देवदास, किसी भी कार्य को करने के लिए कम मात्रा एवं कम शक्ति, क्या बोला इन्होंने, कम मात्रा कम शक्ति। जैसे आप जानते हो गृह प्रबंधन को इन्होंने क्या कहा, बांध कहा, ठीक है, क्या कहा था, बांध कहा था। अब जब बांध कहा तो क्या इतना ही थोड़ी ना बोला था, और भी चीजें इन्होंने बोली थी। हमने क्या याद करा, राजमल पी देवदास ने गृह प्रबंधन को बांध बोला है, ठीक है, बांध की समान संज्ञा दी है, तो बस बांध याद किया, ऐसे यहाँ पर याद कर लो। राजमल पी देवदास ने कार्य सरलीकरण को कहा है कम मात्रा में समय एवं शक्ति का प्रयोग करना, ठीक है, इतना याद कर लो, डेफिनेशन कंप्लीट। किसी भी कार्य को करने के लिए कम मात्रा, मतलब कम समय लगे, कम मात्रा खत्म हो आपकी शक्ति की, ओके, और शक्ति प्रयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहा जाता है। यहाँ पर सरलीकरण होगा। ओके, आगे हम बात करते हैं, वही सारी चीज़ें लिखी है भाई, हम कार्य सरलीकरण करते हैं तो क्या करते हैं, समय एवं शक्ति, ठीक है, को बचाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। लेकिन वो बचेगा कैसे, सबसे पहले हमें कार्य का ज्ञान होना चाहिए, कार्य सरलीकरण का ज्ञान होना चाहिए। हमें कार्य की विधि इस तरीके से पता होना चाहिए कि इस कार्य को किस तरीके से सरल किया जा सकता है। ओके, जैसे हम रोज़ रोटी बना रहे हैं तो इसको हम, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जल्दी से सरल तरीके से बना लें। अब आजकल रोटी बनाने वाली भी मशीन आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है कि अगर कोई महिला बिल्कुल फ्री है, बस घर में रहती है, तो उसे हर चीज़ को मशीन खरीदने की ज़रूरत है। लेकिन हम कहेंगे अगर कोई वर्किंग है, ओके, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, भविष्य में आप टीचर बनोगे, शिक्षक बनोगे, ओके, फैमिली और बच्चे तो जिम्मेदारी हमेशा ही रहेंगे, चाहे आप पढ़ो, नौकरी करो चाहे मत करो। तो उस समय आप क्या करोगे, अपनी फैमिली को छोड़ दोगे, नहीं, फैमिली तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन कुछ उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपका काम सरल हो जाए, आपकी थकान ना ज़्यादा हो, ठीक है, आपको थकान ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। तो हमें कार्य की विधि के प्रति रुचि होना, सूझबूझ, अनुभव का अधिकतम उपयोग करना आदि शामिल है इसमें, ठीक है ना। मतलब काम को आप सरल तभी कर सकते हो जब आपके पास कार्य का ज्ञान हो, आपका उसमें इंटरेस्ट भी हो, क्योंकि हम बिना इंटरेस्ट के रुचि के काम करते हैं तो हमें वैसे ही थकान हो जाती है। ओके, दूसरा, हमें कार्य को सरल करने की विधि का ज्ञान हो, तो और प्लस हमारे पास अनुभव भी हो। ऐसा नहीं अब आपने खाना आपको आता ही नहीं है बनाना और आप कहो कि इसको सरल तरीके से जल्दी बना लें, तो पहले तो आपको सीखना ही आना, मतलब पहले तो खाना बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, कौशल तो आपके अंदर बाद में आएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ग्रॉस एवं केंडल की रिपीट हो गई है। ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ तत्व आते हैं भाई कार्य को सरल करने के लिए, जिससे आपका कार्य शीघ्र हो जाए, सरलता से हो जाए, सुगमता से संपन्न हो जाए, उसके लिए कुछ तत्वों का योगदान इनमें रहता है। क्या तत्व होते हैं, 3 तत्व हैं, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़े लेंथी है, समझ में आ जाएगा। कार्यविधि, वर्क मेथड, कार्य करने वाला व्यक्ति अर्थात कार्यकर्ता जिसे हम वर्कर कहेंगे, कार्य क्षेत्र जिसे हम वर्क एरिया कहेंगे। ओके, तो अब हम तीनों की बात कर लेंगे, मतलब 3 मेथड है जो हमारे कार्य को सरल बना सकती हैं, ध्यान रखिएगा कौन कौन से, कार्य विधि, कार्य करने वाला व्यक्ति और कार्य क्षेत्र। ओके, तो कार्य विधि का क्या मतलब है, वर्क। मैं छोटे शब्दों में आपको इसको समझाऊंगी। देखो, कार्य विधि का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग मान लो चटनी सिल पर बना रहे हैं, ओके, मसाला सिल पर पीस रहे हैं, हमें सूप बनाना है तो सूप को बॉईल किया, अब उसको हम सिल पर पीस रहे हैं। ओके, छींटे भी आएंगे, पूरे कपड़े भी आपके गंदे हो जाएंगे, क्योंकि सिल पर जब आप कोई बहुत ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ पीसते हो तो वो इधर उधर फैलती है। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर सिल पार्टी के स्थान पर क्यों ना मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग कर लिया जाए, इसी को हम कार्य विधि, वर्क मेथड कहते हैं। मतलब मेथड को चेंज कर दो आप। ओके, हाथ से कपड़े धो रहे हो, घंटों लग रहे हैं, तो क्यों ना मशीन का प्रयोग कर लिया जाए। जब मशीन का प्रयोग करोगे तो यहाँ पर डबटेलिंग आ जाएगा। कैसे डबटेलिंग क्यों आ जाएगा, डबटेलिंग का मतलब होता है एक समय में 2 कार्य करना। इधर आपके कपड़े भी धुल रहे हैं, इधर आप खाना बना सकते हो। ओके, मशीन में कपड़े धुल जाए तुरंत ही, एक फ़ायदा और भी है, अगर आप चाहो सुखाने वाले कपड़े, क्योंकि मशीन में कपड़े सूख जाते हैं, तो डायरेक्ट अगर कॉटन वगैरह है तो उसे आयरन करके तुरंत रख दो, तार पे डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो समय बच जाएगा। ओके, तो ये एक तरीका होता है। डबटेलिंग में क्या आएगा, मतलब मशीन में कपड़े धुल रहे हैं और उधर आपने खाना बना लिया, बच्चे को नहला दिया, कोई भी काम कर लिया, उसे हम डबटेलिंग कहेंगे, क्योंकि एक समय में 2 काम आपके हो रहे हैं। ओके, तो इसे हम डबटेलिंग कहते हैं। तो बस इधर आपके कपड़े भी धुल जाएंगे
तो कपड़े वाला बस समय भी बच जाएगा, कपड़े धोने वाला, और उधर आपका एक दूसरा काम और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी को हम मेथड कहते हैं कि हमें कम से कम मेथड की जानकारी तो होनी ही चाहिए। जब जानकारी ही नहीं होगी तो कार्यशैली, अब आपको पता ही नहीं कि मिक्सर ग्राइंडर होता क्या है, और आपको क्या लगता है 1930 में या 1940 में, हालांकि मिक्सर ग्राइंडर तो काफ़ी पहले आ चुका होगा, ये तो बहुत नई बात हो गई, लेकिन कार्यशैलीकरण का हर किसी को ज्ञान नहीं था। बहुत से लोग ये भी नहीं जानते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर इसलिए आया है कि इससे हम काम करेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। उनने बस चलो ले लेते हैं, अगर लिया तो ले लिया, मतलब ये नहीं इतना सोचता ही नहीं है कि ये कार्यशैलीकरण का यंत्र है। ये तो हम पढ़ रहे हैं इसलिए सोच रहे हैं इससे हमारा काम ईजी हो रहा है। ओके, तो समझदार लोग सोच भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वर्क मेथड का आपको ज्ञान होना चाहिए। कार्य सरल करने के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे शरीर में। कौन से? एक तो आपका मस्तिष्क है, दूसरा मांसपेशियाँ। दिमाग से ये सोचना, ये तर्क करना कि कैसे हम काम को सरल कर सकते हैं, और उस कार्य को करने के लिए आपको मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बने रहिए। एक प्रश्न का उत्तर आप हमें दीजिए। परसों की क्लास जब हमने शक्ति व्यवस्थापन पढ़ा था तो हमने बताया था कि कार्य जो होते हैं प्रकृति के आधार पर 3 तरीके के होते हैं, हल्का कार्य, मध्यम कार्य और भारी कार्य। लेकिन ये 3 कार्य किसने बताए हैं, किसने इनका वर्गीकरण किया है, उनका नाम हमें आप बताएंगे, क्योंकि आप लोग कहते हो हमारी क्लास को आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तो बहुत थैंक यू जो लोग हमारी क्लास को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। लेकिन क्या इतना तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो। ओके, तो इनका आंसर आपको देना है मुझे कमेंट में कि हल्का कार्य, मध्यम कार्य, भारी कार्य को किसने विभाजित किया है प्रकृति के आधार पर। ओके, कार्य की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कार्य कितने 3 वर्गों में विभाजित है। कौन कौन से? हल्का कार्य, मध्यम कार्य और भारी कार्य। क्लियर हुआ? अब बात करेंगे, हमने वर्क मेथड कार्य विधि को कंप्लीट कर लिया। अब अच्छा, ये हल्के कार्य, मध्यम कार्य और भारी कार्य क्या है? देखो, हल्का कार्य आप नॉर्मल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मध्यम कार्य भी आप नॉर्मल कर सकते हो, लेकिन भारी कार्य में तो कार्यशैलीकरण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक काम में ही आप थक जाओगे। ठीक है ना, तो ऐसा समझने वाली चीज़ें हैं। तो हमने वर्क मेथड कंप्लीट कर लिया, अब हम वर्कर पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, यहाँ पर भी कार्य को सरलता एवं सुगमतापूर्वक समय पर समाप्त करने के लिए कार्यकर्ता को काम में रुचि, यहाँ पर कार्यकर्ता की चीज़ें आ जाएंगी, मतलब कार्यकर्ता की रुचि होनी चाहिए। हमने पहले वाले में क्या बात की, कार्यकर्ता को ये पता होना चाहिए कि हम काम को किस विधि से सरल कर सकते हैं। जैसे मसाला को सिल पार्टी पे पीसने के बजाय हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें, तो मिक्सर ग्राइंडर का पता होना चाहिए उसे, वॉशिंग मशीन के विषय में उसे पता होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर वर्कर के जो आंतरिक गुण हैं वो गुण विशेष तौर पर मायने रखते हैं, जैसे कि उसको कार्य की विधि का ज्ञान होना, ठीक है, कार्य के प्रति उसका लगाव होना, ठीक है, शरीर संचालन की विधि का ज्ञान होना, शरीर संचालन की विधि, ये सभी अभी नीचे पढ़ेंगे, बिल्कुल यहाँ पर बने रहिएगा। जो भी काम में रुचि होता है उसका समुचित ज्ञान, मतलब सारी चीज़ों से उस चीज़ का ज्ञान, उसके पास अनुभव ये तो होना चाहिए काम का। नहीं तो जिसको काम ही नहीं आता उससे आप कैसे उम्मीद करोगे ये कार्य को सरल कर सकता है। ओके, किसी को रोटी बनानी ही नहीं आती और आप सोचो कि वो 10 लोगों की रोटी 5 मिनट में बना दे, तो जिसको रोटी बनानी ही नहीं आती है पहले तो उसे सिखाना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो उसे ज्ञान ही होना जरूरी है काम के विषय में। ओके, तो ऐसे अगर ये सारे गुण ही नहीं है और उससे काम कराया जा रहा है तो वो या तो जैसे तैसे काम को करेगा, तुरंत ही थक जाएगा, और या मतलब यही सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। दूसरा एक चीज़ और आती है, जो कार्यकर्ता है उसके सामने लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जो भी वो कार्य कर रहा है उसका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जैसे अभी बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो जानकार हो गए, जिनके पास अनुभव है, उनकी बात अलग है, जो होम साइंस के होंगे, लेकिन वो यूट्यूब पर जितने चैनल आते होंगे, कभी इसकी वीडियो देख ली, कभी इसकी वीडियो देख ली, कभी इसकी वीडियो देख ली, उसे ये पता है कि होम साइंस मेरा सब्जेक्ट है, वो होम साइंस तो पढ़ रहा है, लेकिन उसे ना तो ये अभी तक क्लियर है कि वो टीजीटी की तैयारी कर रहा है, वो पीजीटी की तैयारी कर रहा है, किसकी वो तैयारी कर रहा है, या नेट की तैयारी कर रहा है। और अब जब उसे यही नहीं पता है कि वो तैयारी किसकी कर रहा है, तो फिर क्या है, वो सबकी वीडियो देखे पड़ा है, कभी वो नेट का देख ले रहा है, कभी वो टीजीटी पीजीटी कुछ भी देख ले रहा है। तो यहाँ पर उसका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। ओके, और लक्ष्य जो भी है उसे क्या करना चाहिए, छोटे छोटे भागों में कर लेना चाहिए, जिससे आपका काम ज़्यादा आसान तरीके से संपन्न हो जाए। समझ रहे हो आप?
जैसे अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो सबसे पहले आपको आगे जाकर प्रोफेसर बनना है, तो आपको क्या करना है, पहले छोटे छोटे स्टेप को, अभी आप टीजीटी पीजीटी निकालिए, उसके बाद आप नेट निकालिए, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर निकालिए, धीरे धीरे रिसर्च में जाइए। तो आप इस तरीके से जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एकदम से बड़ा, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन इतना है, एकदम से बड़ी छलांग लगाओगे तो कहीं ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अनुभव होना चाहिए, काम का ज्ञान होना चाहिए, प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ों जब हम प्रयोग करते हैं तो व्यक्ति सहजता एवं सफलता से क्या करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हर चीज़ में अनुभव, हर चीज़ में ज्ञान, हर चीज़ में कौशल। ओके, हर कार्य में ये सारी चीज़ें लगती हैं, ज्ञान, अनुभव, कौशल, प्रशिक्षण। ठीक है, ज्ञान, अनुभव, कौशल, प्रशिक्षण, ये 4 पर ही आपका कार्य सरलीकरण भी टिका है। जैसे ही आपको कार्य का ज्ञान होगा, जैसे ही आपके पास अनुभव होगा, जैसे ही आप कौशल विकसित कर लेंगे, मतलब कौशल भी कहाँ से आएगा, जब आप प्रशिक्षण बार बार काम करोगे, बार बार क्रिया दोहराओगे, तब आपको खुद ही एक समय बाद कार्य के सरलीकरण का तरीका आ जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे बहुत से लोग हैं जो कार्य सरलीकरण को नहीं समझते हैं। आपने होम साइंस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन अगर आप अपनी मदर इन लॉ से या अपनी मदर से कहती होगी मम्मी ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो उन लोगों को नहीं समझ में आता होगा। और मैंने ये चीज़ फेस भी की कई बार। मैंने कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कई बार हमारे यहाँ साग आते थे, ठीक है, साग को मैं कहती थी मम्मी काट के धोया करो, लेकिन उनको क्या था, क्योंकि उसका आयरन निकल जाता, पर वो कहती है कि मतलब वो क्या करती है, पहले काटेंगी फिर धोएंगी। और मेरा क्या है, मैं पहले धोती हूँ, फिर वो थोड़ा पानी निकल जाता है तब काटती हूँ, फिर उसको मतलब डायरेक्ट बना देती हूँ। उसमें क्या होता है, उसके आयरन, उसके विटामिन वगैरह पानी में बह के नहीं जाते, लेकिन उन्हें थोड़ा समझाना मुश्किल काम था। ओके, क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्यकर्ता की क्रियाशीलता के निर्धारक तत्व, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। ओके, तो यहाँ पर कार्यकर्ता की क्रियाशीलता के निर्धारक तत्व क्या हैं, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आता है कि जब भी आप वर्कर है, कार्यकर्ता है, जब भी कोई काम कर रहा है तो उसके शरीर के अंगों की उचित मुद्रा होनी चाहिए। उचित मुद्रा से तात्पर्य यहाँ पर होता है करेक्ट पोस्चर, मतलब अगर वो बैठ रहा है, अगर वो खड़ा हो रहा है, अगर वो झुक रहा है किसी काम को। ओके, और जब आप छोटे होते थे स्कूल वगैरह में तो ये चीज़ें आपको सिखाई भी जाती थी कि बेटा ऐसे नहीं खड़े होते हैं, ऐसे नहीं बैठते हैं, हर चीज़ का एक तरीका होता है। तो अगर वो सही तरीके का प्रयोग कर रहा है तो शारीरिक थकान उसे कम होगी। और अगर वो उल्टे सीधे एकदम से दिमाग से बैठ जा रहा है, चल रहा है तो कूद कूद के चल रहा है, तो भाई थकान होगी, है ना। तो शरीर के अंगों की उचित मुद्रा किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, जैसे ही आपके शरीर की मुद्रा उचित रहेगी, आपके अंगों की मुद्रा उचित रहेगी, तो आपको थकान कम होगी आपका, क्योंकि शारीरिक वजन स्थिर रहेगा और कहीं ना कहीं आपका काम भी समय पर निपट जाएगा। ओके, जैसे कि भारी सामान, समझने के लिए, भारी सामान जब हम उठाते हैं तो क्या करते हैं, हाँ, अगर आप शरीर के से बहुत ज़्यादा उसे दूर रखोगे, बहुत ज़्यादा दूर रख के आप उसे या फिर झुककर उठाओगे तो आप जल्दी थक जाओगे, है ना। तो उसको क्या करना, पैरों का सहारा लेना, क्योंकि पैरों की मांसपेशियां जो होती हैं हमारी बड़ी होती हैं, मजबूत होती हैं। ओके, तो इस तरीके से उस वजन को उठाना शरीर के पास में रख के कि आपके शरीर आपका काम भी हो जाए और आपका वजन जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी कमर के ऊपर इफेक्ट ना डाले, जिससे आपको थकान जल्दी हो। ओके, तो इस तरीके से चीज़ों को, मतलब कोई भी चीज़ उठा रहे हो, रख रहे हो, तो आप अपने शरीर के पोस्चर का ध्यान बहुत रखो। जैसे कपड़े धुलते हो, कपड़े धुलते समय अगर आप झुक के कपड़े पानी से निकालोगे तो आपकी कमर में भी दर्द हो जाएगा, आपको थकान ज़्यादा होगी। आप आराम से स्टूल में बैठकर कपड़े निकालोगे तो थकान कम होगी। और अगर आप सिंक वगैरह जैसे होते हैं ना, इस तरीके से कोई व्यवस्था रख लेते हो, जैसे किचन में सिंक होते हैं बर्तन धोने के लिए, इस तरीके की कोई व्यवस्था कर लेते हो तो आपको और कम थकान होगी, क्योंकि खड़े खड़े, क्योंकि पैर की मांसपेशियां लंबी होती है, उनमें इतनी जल्दी थकान नहीं होती है। ओके, तो आप आराम से खड़े होकर कपड़े जल्दी धो सकते हो और थकान भी कम होगी। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान रखना। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है इसे कहते हैं पृथ्वी का दबाव केंद्र, पृथ्वी का दबाव केंद्र। जैसे कि कोई भी चीज़ भारी है, ओके, तो वो क्या होती है, ऐसा लगता आप तो उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसमें वजन होता है, वो क्या ऐसा लगता है ज़मीन की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, वजन है, तो उसका दबाव केंद्र किधर है, पृथ्वी की तरफ है ना। तो सही गुरुत्वाकर्षण का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मतलब कोई चीज़ वजन वाली आप उठा रहे हो तो उसे ऐसा नहीं बहुत दूर रखकर आप उठाओगे, शरीर से बहुत दूर रखकर आप उसे उठाओगे तो वो तो वैसे भी पृथ्वी की तरफ जा रही है ना, तो वो आपको उठानी और मुश्किल हो जाएगी। तो उसे और अपने पास करके उठाओ, या फिर आप ऐसा करो उसे अपने पीठ पर रखकर उठाओ। ओके, पीठ पर रखकर उठाओ,
ठीक है ना, क्योंकि पीठ जो होती है आपकी मजबूत होती है। और बच्चे को अगर आप गोद ले रहे हो तो बच्चे को हाथ में लेने के बजाय अपने पीठ पर बच्चे को बिठा लो, तो उससे आपकी कम समय शक्ति खर्च होती है। ओके, मतलब कम शक्ति लगती है। समझ में आ रहा है? तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र आपको समझ में आ गया। पृथ्वी का ये दबाव केंद्र होता है। वैसे ऐसे मतलब कोई भी चीज़ ऐसी लगती है, कोई भी वस्तु है वो हमेशा पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, खिंचती है, उसमें क्योंकि वजन होता है, हम उसे उठाते हैं अपनी तरफ को, लेकिन वो जाती है किधर, पृथ्वी की तरफ। ठीक है, तो इसी को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और ऐसे चीज़ों के विरुद्ध अगर आप काम करोगे तो कहीं ना कहीं थकान आपको ज़्यादा होगी। इसलिए ऐसी चीज़ों को ज़मीन से नहीं, आप ऐसा करो अपने कंधे पर डाल लो, पीठ पर डाल लो। ओके, तो क्योंकि वो हमारे मजबूत हिस्से होते हैं। और आपने देखा होगा जैसे कुल्ली होते हैं, कुल्ली लोग ज़्यादातर अपने सामान को या तो सिर पर रखते हैं या फिर वैसा सामान होता है तो पीठ पर लाद लेते हैं। जो मजदूर लोग हैं, अनाज वगैरह उठाते हैं, अनाज के बोरे उठाते हैं, वो लोग भी देखना ज़्यादातर पीठ पर ही रख कर उठाते हैं। ओके, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है वर्क सिंप्लीफिकेशन का, लेकिन उन्हें इतना अनुभव हो गया है काम करते करते कि पीठ पर आराम से वो उठा लेते हैं वजन को। ओके, और अगर क्योंकि वो नीचे रखेंगे तो वो वजन जाएगा कहाँ, पृथ्वी की ओर जाएगा, तो उसे ऊपर ही उठा लेते हैं अपने कंधे पर। तो बात करना लय में, मतलब कार्य को कैसे करना है, लय में करना। मतलब एक जो भी कार्य है, क्रिया है, उसको उसका एक रिदम होना चाहिए। रिदम होना, एक ही क्रिया जो होती है अगर आप बार बार नियमित अंतराल पर दोहराते हो तो आपका क्या होता है, उधर ही फ्लो बन जाता है। जैसे कि अगर आप बर्तन धुल रहे हो, तो बर्तन धोने में कौन सा ट्रिक आपको अपनाना होगा। प्लेट धुल रहे हो तो एक बार में सारी प्लेट धो लो, कटोरी धुल रहे हो तो एक साथ सारी कटोरी धो लो, चम्मच धुल रहे हो तो एक साथ सारी चम्मच धो लो। उससे क्या होगा, आपके एक ही लाइन में सारे बर्तन आते रहेंगे। जब आप उन्हें साइड करोगे तब भी एक साथ सारे प्लेट उठाओगे, उसकी रैक में रख दोगे, एक साथ कटोरी उठाओगे, सारी चम्मच उठाओगे, एक साथ रैक में रख दोगे। और नहीं तो बर्तन जो जिस भी टब में, पल्ले में आप रखोगे, उलझे उलझे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मतलब क्या है, लय में कार्य करना। लय में कार्य करना, अगर आप हल्के बर्तन धो रहे हो तो एक बार में सारे हल्के बर्तन निपटा लो, बीच में हल्के, बीच में भारी धोगे तो भी कहीं ना कहीं शक्ति समय ज़्यादा लगता है और थोड़ा बर्तन में भी खटर पटर ज़्यादा होगी। ठीक है ना, अगर आप एक बार में सारे हल्के बर्तन निपटा लो, फिर बाद में भारी धो लो, या फिर पहले एक बार में सारे भारी धो लो, बाद में हल्के धो लो, तो कहीं ना कहीं ये इसे को भी हम कहेंगे लय में कार्य करना। ठीक है, छोटे बड़े बर्तन जो है, छोटे एक बार में धो लो, बड़े एक बार में धो लो, तो इसे कहते हैं लय में कार्य करना। मांसपेशियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना। जो आपकी मांसपेशियां होती हैं, वो चीज़ हमने जो बताई थी कि पैर की मांसपेशी आपकी क्या होती है, बड़ी होती है। जो जिस पार्ट की मांसपेशी लंबी होती है, ओके, वो ज़्यादातर मजबूत भी होती हैं, बड़ी होती हैं, वो मजबूत भी होती हैं। तो सबसे पहले कोई भी क्रिया में उस चीज़ का प्रयोग करना। अब आपको बहुत से लोग जो अभी कम अनुभवी होंगे, वो बच्चे कह रहे होंगे कि क्या खाना बनाने में हम पैरों का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, खाना बनाने में पैरों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कोई भी काम सिर्फ उंगलियों से नहीं हो जाता। ठीक है, कोई भी काम उंगलियों से नहीं हो जाता। हमें कोई वजन उठाना है तो आपको क्या लगता है सिर्फ आप हाथ से उठा रहे हो, नहीं, आपका पूरा शरीर उसमें का भाग ले रहा है। ठीक है ना, पूरे शरीर का भाग, पूरा शरीर, खाली हाथ को काट के अलग रख दो, क्या वो वजन उठा लेगा, नहीं, पूरा मतलब शरीर का शरीर जो होती है, हर काम में हिस्सेदारी होती है शरीर की। ओके, तो यहाँ पर मांसपेशियों का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना, मतलब आप लोग कोई काम उंगलियों से कर रहे हो तो क्यों ना पूरे हाथ का इस्तेमाल करो। जहाँ पर पूरे हाथ का इस्तेमाल करोगे, जैसे आप समझ लीजिए आप क्या कर रहे हो, पालक धो रहे हो, कोई भी सब्जी धो रहे हो। अब आपने क्या करा, पानी में डाला और आप उंगलियों से उठा रहे हो तो 5 पत्ते आएंगे, 10 पत्ते आएंगे हाथ में। लेकिन वहीं पर आप पूरे हाथ से उठाओगे और पूरे हाथ में भी दोनों हाथ का प्रयोग करोगे, दाएं और बाएं, तो वही साग जो आप एक हाथ से 4 या 5 बार में पानी से निकालोगे, वही साग आप 2 बार में पूरा आप पानी में से निकाल सकते हो। ठीक है, और वो समय आपका जो 4 बार आप धीरे धीरे एक हाथ से काम करते, आप क्या करते, एक बार में ही पालक को धुल लोगे और साफ भी हो जाएगी। बहुत समय बचता है, ये काम कभी करके देखना। और आई होप सब बहुत से लोग करते भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर गृहिणियाँ हैं ज़्यादातर, तो सभी तैयारी कर रही हैं, तो वो लोग कोशिश करते हैं उनके काम को कैसे सरल किया जाए। ठीक है, दूसरा आता है वेग का लाभ उठाना। वेग का लाभ उठाना हमेशा मतलब लगातार गति करना। वेग का मतलब क्या होता है, ये लिख लीजिए, पूछा जा सकता है कि लगातार गति करने का क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है वेग का लाभ उठाना, गति करना, लगातार गति करना। मतलब ये नहीं है कि आपने पहले झाड़ू एक कमरे में लगा ली, फिर जाके आप क्या कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो, फिर आप जा रहे हो दूसरे कमरे में झाड़ू लगा रहे हो, फिर उसमें पोछा लगा रहे हो। ये नहीं करना। अगर आप झाड़ू लगा रहे हो तो एक बार में पूरे में झाड़ू लगाओ, अगर आप पोछा लगा रहे हो तो पूरे में एक बार में पोछा लगाओ। ठीक है,
तो यही क्या है, आपका लगातार गति करना एक जैसे। ये नहीं है कि मतलब एक काम को छोड़ छोड़ के अगर आप बार बार करोगे दूसरा काम, तो कहीं ना कहीं आपका समय और शक्ति दोनों ज़्यादा लगेगा। तो वेग का लाभ उठाना मतलब लगातार गति करना। कोई भी काम कर रहे हो तो उसी में लगातार गति करना, उसमें बाधा अवरोध रुकावट आती है तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि उसको कैसे हम निपटा सकते हैं। और बाधा अवरोध रुकावट का मतलब वही हो गया कि बीच में आपने झाड़ू लगा ली, फिर आप हाथ धो के जा रहे हो, सब्जी चला रहे हो, फिर आपने, अगर ऐसा काम है तो इसमें थोड़ा मतलब सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आप 4 बार अगर सब्जी चलाने जाओगे कोई भी और 4 बार हाथ धोगे तो आपका एक्स्ट्रा समय लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अवरोध और रुकावट है, पहले ऐसा ना करो कि अगर सब्जी बन रही है तो किचन के ही सारे काम कोई हो निपटा लो खड़े होकर, बाद में झाड़ू लगा लेना, या पहले ही झाड़ू लगा लेनी चाहिए थी, सब्जी वगैरह बाद में बनाते उसके साथ और किचन के काम निपटा लेते। तो इस तरीके के काम करना जिसमें क्या होता है साथ ही साथ कुछ काम और भी निपट जाए। ऐसा काम नहीं करना कि जिसमें अब अभी बताया कि झाड़ू में आप 4 बार हाथ धोगे तभी तो सब्जी ऐसे ही थोड़ी ना चला दोगे, तो कहीं ना कहीं फालतू समय लगेगा और उससे थकान भी होगी। ओके, तो कार्य क्षेत्र, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने मात्र क्या पढ़ा, वर्क मेथड पढ़ा, ओके, और वर्कर पढ़ा। 2 ही टॉपिक अभी चले हमारे, ठीक है, 2 ही तत्व चले मतलब। अब हम आ गए हैं कार्य क्षेत्र वर्क प्लेस पर। हालांकि अभी हमने आपको परसों वाली जब शक्ति व्यवस्थापन पढ़ाया था उसमें देखिएगा हमने बताए थे किसी भी कार्य करने के लिए कितने इंच की दूरी होनी आवश्यक है। जैसे कि अगर बात करते हैं कि दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं तो उनके आमने सामने जो फर्नीचर की व्यवस्था होती है तो कम से कम 6 से 8 फीट की दूरी होनी चाहिए, ओके, जिससे उन्हें एक दूसरे की बात अच्छे से, एक्सप्रेशन अच्छे से समझ आए, ठीक है ना। ऐसे हमने बताया था कि 4 व्यक्ति अगर भोजन कर रहे हैं तो कम से कम 8 वर्ग फीट का स्थान उनके आसपास होना चाहिए, मतलब 4 लोगों के लिए 8 वर्ग फीट का स्थान होना चाहिए डाइनिंग टेबल जहाँ पर पड़ा हुआ है, ओके, जिससे वो आराम से वहाँ पर बैठ के खा सकें और उठ बैठ कर सकें, ठीक है। बिस्तर बनाने के लिए हमने बताया था 22 फीट। तो ये सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं उनका कार्य क्षेत्र है, ओके। अलमारी के सामने अगर आप खड़े काम कर रहे हो, कपड़े रख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो वहाँ पर 36 फीट का स्थान होना चाहिए, ओके। ड्रेसिंग के लिए 36 से 42 इंच का स्थान होना चाहिए, फीट का स्थान होना चाहिए। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं उनका कार्य क्षेत्र है। ऐसे ही आपके किचन वगैरह में जब आप काम करते हो तो कहते हैं ना कार्यकर्ता की जो लंबाई है या उसकी जो ऊंचाई है उसके हिसाब से ही किचन वगैरह का जहाँ भी वो काम करती है अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए महिला खुद ही 6 फीट की है और आपने 6 फीट की उसकी क्या कर दी है, किचन की स्लिप डलवा दी है, अब वो कैसे काम करेगी, ओके। क्योंकि जो महिला होती है काम करती है उसकी कोहनी से 3 इंच नीचे ही स्लिप होनी चाहिए, ओके, तब जाके वो अच्छे से काम कर पाएगी। तो हमेशा जब भी कार्य क्षेत्र बनवाया जाए तो ये ध्यान रखा जाए कि भाई ज़्यादातर क्या होता है हम लोगों के घरों में पुरुष लोग की घर बनवाते हैं तो वो इतना सोचते ही नहीं है, वो अपने हिसाब से बनवा देते हैं जितना उसे मिस्त्री जो आजकल तो पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं तो मिस्त्री जो बता देता है उसी बेस पे बनवा देते हैं, ठीक है। लेकिन उसे पुरुष को ये ध्यान रखना चाहिए जो आपकी महिला है घर में जो किचन में काम करेगी क्या उसकी लंबाई और ऊंचाई के हिसाब से है या नहीं है व्यवस्था, ठीक है ना। पता चले उसे सामान उठाने और रखने में ही उसके हाथ पैर में इतना दर्द हो जाए कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, उसे बार बार उचकना पड़ रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं कमर की नसों पे भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना, बैकबोन पर इफेक्ट पड़ेगा और जिससे थकान तो होगी शरीर की प्रॉब्लम भी होगी, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, मतलब जो भी है ऊंचाई वगैरह सही होनी चाहिए, जैसे कि शारीरिक श्रम, झुकना उठना बैठना मुड़ना हिलना डुलना ज़्यादा नहीं करना पड़े, ओके। तो इस तरीके का स्थान होना चाहिए। जिस स्थान पर सामग्री रखी हो उसकी ऊंचाई भी गृहिणी की पहुंच के भीतर हो ताकि रखने उठाने में अनावश्यक शक्ति व्यय नहीं हो, ओके। अब हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति में कार्य के प्रति रुचि कैसे जागृत करोगे। तो सबसे पहले आप उसे फिल्म दिखाओ। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया और कई बार पूछा गया कि अगर आपको कार्य सरलीकरण के विषय में लोग पहली बात तो जानते नहीं हैं, कुछ लोग जान भी गए होंगे तो उसे फॉलो करना नहीं चाहते, तो कैसे उनको इंटरेस्ट उनमें पैदा करोगे, ठीक है ना। तो उसको सबसे पहले कोई भी कार्य है उससे संबंधित फिल्म दिखाओ कि देखो इस महिला ने, जैसे वही बात उदाहरण एक सबसे बढ़िया है मिक्सर ग्राइंडर का, सब जगह यूज़ होता है कि दिखा दो सिल पार्टी पे वही व्यक्ति चटनी पीस रहा है तो कितना समय लग रहा है और मिक्सर ग्राइंडर में एक झटके में चटनी बन गई, ठीक है। तो उसे क्या फिल्म के माध्यम से दिखा दो। बहुत से लोग जो होता है मिक्सर ग्राइंडर, मेरे खुद के घर में 2 मिक्सर ग्राइंडर थे, ओके, लेकिन मैंने 8 साल सिल पर काम किया है, सिल पर मैंने 8 साल काम किया है, शादी के बाद की बात कर रही हूँ। 2 थे, एक मेरी शादी का एक मेरी मदर इन लॉ का, लेकिन वो जो मदर इन लॉ वाला था वो कभी कभी निकलता था जब खड़े मसाले पीसे जाते थे तब, ठीक है, बकाया वो हमेशा आराम से अलमारी में बैठा रहता था। और ऐसे ही जब मेरी शादी का आया वो तो पैक ही रखा रहा, वो निकला ही नहीं।
और 8 साल मैंने एक सिल पर, जब तक मेरी मदर इन लॉ सही थी तब तक मैंने सिल पर पीसा, जब वो बेड पे आ गई तब मैंने निकाला, जब वो बिल्कुल बेशुद्ध हो गई। ओके, तो ये क्या है, पता है सामान, लेकिन उपयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। अब उनसे बहस तो कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारी सासू माँ थी। अगर उनसे बहस करोगे तो क्या है, हम जो है खराब बहुओं में घोषित हो जाते या घर में टेंशन पैदा होती। तो इसलिए मुंह को बंद रखना बहुत ज़रूरी था उस समय, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब होती मेरी और मैं पढ़ाई से कोई समझौता करना नहीं चाह रही थी, इसलिए सब चीज़ चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। बहुत ज़्यादा होता था तो थोड़ा बहुत हो जाती थी, ठीक है। तो कार्य सरलीकरण हेतु रुचि जागृत करना, मतलब क्रिएट इंटरेस्ट इन वर्क सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले कैसे करोगे, फिल्म दिखाओगे उन्हें उसी कार्य से संबंधित या उस उपकरण से संबंधित। फिर क्या, उसका पत्र पत्रिकाओं में जब प्रकाशन किया जाता है कार्य सरलीकरण के कोई भी चीज़ का, मतलब कोई उपकरण आया बाजार में, ओके, जैसे आजकल क्या आ रहा है, डिश वॉशर आ रहा है, वॉशिंग मशीन तो बहुत पहले से आती थी, आता डिश वॉशर भी पहले से था, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा ऐड वगैरह आ रहे हैं, नई नई कंपनियों ने बनाए हैं अभी। ओके, मिक्सर ग्राइंडर हो गया आपका, आटा की मशीन हो गई, रोटी की मशीन हो गई। तो इन सब चीज़ों को के विषय में क्या करना, पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखवाना, ठीक है। ओके, दूसरा बात करते हैं नई विधियों का प्रदर्शन करना। जो नया उपकरण से या फिर नए तरीके से किसी कार्य को सरल बनाया गया है तो उस विधि का प्रदर्शन करना, जैसे कि प्रसार शिक्षा में किया भी जाता है। प्रसार शिक्षा में इन सारे कामों को किया जाता है जिससे महिला को के पास समय बचे, और समय बचेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने पति के साथ या जो परिवार के पुरुष हैं उनके साथ घर से बाहर भी काम कर सकेंगी, जिससे उनकी अर्निंग बढ़ेगी तो उनके बच्चों का शिक्षा है, न्यूट्रिशन है, भाई पैसे से ही चीज़ें रह जाती हैं, वो स्तर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो नई विधियों का प्रदर्शन करना, परंपरागत विधियों के दोष को उजागर करना। परंपरागत विधियों के दोष का उजागर मतलब पहले वही वाली विधि बताऊंगी फिर से, जैसे आप सिल पर जो लगातार मसाला चट्टी पीस रहे थे तो वो क्या है, परंपरागत विधि है, पहले से चली आ रही है, तो उसका वो सबसे ज़्यादा दोष, हालांकि उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू रहते हैं, ठीक है, लेकिन बड़ा दोष क्या है, बहुत समय लेता है, धीरे धीरे ज़्यादा मसाला पीसना है तो घंटों पीसते रहो। ओके, तो ये क्या है, परंपरागत विधि के दोष को बताना कि भाई कितना ज़्यादा समय लग रहा है और फिर थकान भी हो जाती है। ओके, तो प्रेरणा द्वारा, ओके, दूसरा प्रेरणा द्वारा, मतलब प्रेरित करके, उसको समझा कर, उसको मोटिवेट करके कि अगर तुम जल्दी इस चीज़ का इस्तेमाल करोगे और इससे काम तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, या इस तरीके से काम करोगे, हमेशा उपकरण ही नहीं, कई बार काम को ही सरल कर दिया जाता है कि इस तरीके से अगर काम करोगे, जैसे हमने बताया झाड़ू, जो पोछा का काम है वो भले ही उपकरण से नहीं कर रहे हो तो आपको एक लय में करना, भी झाड़ू लगा रहे हो तो झाड़ू ही लगा लो, तो उसको ये चीज़ बताना, ठीक है, उसे समझाना, उसको तो कैसे करोगे, उसे प्रेरित करोगे, बार बार उसे मोटिवेट करोगे, ठीक है, क्योंकि पुराने लोग जो आदी हो गए, अपने आदत बन गई है जिनका काम करते करते, वो दूसरे के काम को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, अब बात आती है कार्य सरलीकरण की तकनीक की। बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनते हैं, टेक्निक्स ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। तो यहाँ पर कार्य सरलीकरण को वही सारी चीज़ें लिखी हैं, कैसे कैसे हम कार्य को सुगम बना सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इनकी तकनीक की बात कर लेते हैं। तो कितनी है, 2 टेक्निक हैं इसकी। कौन कौन सी, एक है औपचारिक तकनीक, दूसरी है पेन और पेंसिल तकनीक। औपचारिक तकनीक में आपके माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण आएगा, माइक्रो मोशन फिल्म एनालिसिस, माइक्रो मोशन के बाद आ जाएगा साइक्लोग्राफ, और तीसरा स्टॉप वॉच तकनीक, और एक रह गया मेमो मोशन, इसमें एक कम है लिखा हुआ, एक और है मेमो मोशन, ठीक है। मेमो मोशन ये बाई चांस खुद चाहता था ना टाइपिंग एरर, वो चीज़ है, ठीक है। माइक्रो मोशन, मेमो मोशन, साइक्लोग्राफ और स्टॉप वॉच तकनीक, ये 4 किसके हैं, ये 4 हैं आपके औपचारिक तकनीक, फॉर्मल टेक्निक के उदाहरण। अब बात आती है पेन और पेंसिल के कितने हैं, तो इसके भी 4 हैं आपके। कौन कौन से, एक तो प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, और एक है मल्टीमैन चार्ट, और चौथा क्या है, पाथवे चार्ट। तो ये 4 चार्ट आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट, ये 4 किसके आ जाते हैं, आपके पेन और पेंसिल, जिसे कभी कभी अनौपचारिक कह दिया जाता है, लेकिन वैसे ये पेन और पेंसिल तकनीक के अंतर्गत, मतलब इसका यही नाम है। ओके, कभी कभी मिल जाता है लिखा हुआ। आगे हम बात करते हैं औपचारिक तकनीक, फॉर्मल टेक्निक्स की। तो औपचारिक तकनीक में हमने आपको 4 बताई थी, माइक्रो मोशन, मेमो मोशन, और बताया था हमने आपको साइक्लोग्राफ और स्टॉप वॉच तकनीक, 4 बताए थे। तो पहले की हम बात करते हैं माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण की। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले यह प्राथमिक स्तर पर एक शोध तकनीक होती है। ओके, दूसरी बात, इन्हें क्या होता है, इन्हें आप लेबोरेटरी में कर सकते हो। ओके, लेबोरेटरी मतलब लैब में कर सकते हो, ये घर पर करने वाले नहीं हैं। ओके, मतलब ये सारे ही जो आपके औपचारिक हैं, फॉर्मल हैं, ये कहाँ करते हैं हम लोग, एक सेकेंड, लैब में करते हैं इनको।
ये घर में नहीं किए जाते। ओके, तो ये प्राथमिक स्तर पर एक शोध तकनीक है। इसमें शोध द्वारा प्राप्त परिणामों को क्या किया जाता है, फिल्माया। देखो, शब्दों को ध्यान रखिएगा, शब्दों का ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो कार्य सरलीकरण के जितने भी मेथड हैं इनमें ज़्यादातर सिमिलरिटी है, तो एक एक शब्द से ही आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसमें शोध द्वारा प्राप्त परिणामों को क्या किया जाता है, फिल्माया जाता है। इस तकनीक में सामान्य परिस्थितियों में कार्य का गतीय चित्र, कौन सा गतीय चित्र, मतलब मोशन पिक्चर तैयार किया जाता है। ओके, गतीय चित्र खींचा जाता है। ओके, गति करते हुए चित्र खींचे जाते हैं। और इसका जैसे आजकल हम लोग सेल्फी में पोज देते हैं ना, वो वाला चीज़ है, समझ गए। और इसका स्थायी रिकॉर्ड रखा जाता है। कार्य समाप्ति के बाद चार्ट द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है। ओके, कैसा रिकॉर्ड रखा जा रहा है, स्थायी रिकॉर्ड। पूछा जाए किस में रखा जाता है तो आप कहोगे माइक्रो मोशन में, सॉरी माइक्रो मोशन नहीं, कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग, अच्छा हाँ, माइक्रो मोशन ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो माइक्रो मोशन में इसका क्या किया जाता है, स्थायी रिकॉर्ड रखा जाता है। और कार्य समाप्ति के बाद चार्ट द्वारा इसका विश्लेषण किया जाता है। जब कार्य समाप्त हो जाता है तो उसी चार्ट से इसका विश्लेषण किया जाता है कि किसी भी काम में कितना समय लगा, कितना समय एक्स्ट्रा लगा, तो उसका कैसे भी बार बार प्रयोग करके उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, जो एक्स्ट्रा बेवजह का समय लगता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर विश्लेषण किया जाता है कि कार्य करते समय हाथ एवं शरीर के अन्य भाग की क्रियाएं किस प्रकार उपयोग में लाई जाती हैं। ओके, हाथ और शरीर की क्रियाओं की बात हो रही है। ओके, और अन्य मतलब पूरे शरीर की क्रियाओं पर ध्यान कंट्रोल रखा जाता है। ओके, इस तकनीक में एक समय उपकरण मतलब टाइम इक्विपमेंट का प्रयोग किसमें किया जाता है, वो आपके माइक्रो मोशन में किया जाता है। ओके, माइक्रो मोशन में क्या किया जाता है, टाइम इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से कार्यकर्ता के प्रत्येक गति का सही समय रिकॉर्ड किया जाता है टाइम इक्विपमेंट से। जो माइक्रो मोशन में पूछा जाए सही समय का रिकॉर्ड किस उपकरण से रखा जाता है, तो समय उपकरण से। ओके, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कार्य संपादन करने के तरीके को सरल बनाकर एवं त्रुटियों को सुधारकर पुनः गतीय चित्र फिल्माया जाता है। मतलब आपने क्या किया, शुरुआत में माइक्रो मोशन का इस्तेमाल किया, उसमें आपने क्या पहली बार काम किया है। ठीक है, यहाँ पर आप रिसर्च कर रहे हो ना, तो पहली बार आपने काम किया तो क्या हुआ, आपने देखा कि समय ज़्यादा लग रहा है, एक्स्ट्रा समय ज़्यादा लग रहा है, अभी वही रीप्लान किया जाता है, पुनः वही काम किया जाता है, फिर देखा जाता है, फिर उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है। जितनी बार हमें ये लगता है कि इस काम में ये फालतू समय लगा है, इसको हटाया जा सकता है, तो उतनी बार ही काम का प्रयास किया जाता है। और जब कार्य सरलीकरण का हर संभव प्रयास मतलब यहाँ पर पूरा किया जाता है, और जब वो पूरा हो जाता है तो समझो मतलब काम कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूरा हर संभव ये प्रयास किया जाता है कार्य सरलीकरण का मतलब कार्य को सरलीकरण का हर संभव प्रयास यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, बार बार रीप्लान किया जाता है इसको, और जब तक काम आपका सरल तरीके से नहीं हो जाता है तब तक उस क्रिया को दोहराया जाता है। तभी तो ज़्यादा लेबोरेटरी वगैरह में होता है, रिसर्च जैसे होते हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह। दूसरा आ जाता है हमारा साइक्लोग्राफ। ये क्या है, ये एक फोटोग्राफिक यंत्र है। कैसा है, फोटोग्राफिक यंत्र। साइकिल ग्राफ एक फोटोग्राफिक यंत्र है। इस ग्राफ में गतियों के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वहां पर गतीय चित्र बनाया जा रहा था, यहाँ पर जो गति की है उनकी प्रकार देखे जाते हैं कि किस प्रकार की गति हुई है। ठीक है, झुकने की, जैसे हमने बताए थे आपको जब हम शक्ति व्यवस्थापन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कुछ आपको प्रयास पढ़ाए थे ना, धड़ संबंधी टॉर्सल प्रयास, पैडल प्रयास, तो वो हर तरीके की गतियां हैं। ठीक है ना, चक्षु प्रयास वो भी एक गति है। ओके, तो उन गतियों के प्रकारों पर अध्ययन डाला जाता है कि किस प्रकार की गति ज़्यादा की गई है, कम की गई है, फालतू में की गई, आवश्यकता नहीं थी इस काम के अंतर्गत उसके, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जब फोटोग्राफिक यंत्र को शरीर के किसी भाग से जोड़ा जाता है, ये एक यंत्र है, ध्यान रखिएगा, इसमें फोटोग्राफिक यंत्र प्रयोग किया जाता है। जब फोटोग्राफिक यंत्र को शरीर के किसी भाग से जोड़ा जाता है तो उस भाग की क्रियाओं को विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के प्रकाश के रेखीय चित्र बनाता है। ठीक है, मतलब ये जो मान लो ये जो फोटोग्राफिक जो यंत्र है हमारे शरीर के किसी भाग में लगा दिया गया, हाथ में, हमारे कहीं पर भी लगा दिया गया, क्योंकि मेंशन नहीं है कि कहाँ पर लगाना है। ठीक है ना, तो कहीं पर भी इसको लगा दिया गया। अब ये क्या कर रहा है, इसमें विद्युत बल्ब लगा हुआ है। ठीक है ना, तो उससे उस पर उसका जब प्रकाश बनता है, पड़ता है उस पर, तो क्या होता है, कार्य पर प्रकाश पड़ेगा तो उसका रेखीय चित्र तैयार हो जाएगा। मतलब रेखाएं नहीं होती, जैसे रेखाएं जोड़ जोड़ के हम लोग कोई डिजाइन बनाते हैं, तो उसका रेखीय चित्र एक तैयार हो जाता है। ओके, और प्राप्त परिणामों के रिकॉर्ड से देखा जाता है कि कार्य का तरीका सरल, सुगम एवं महत्वपूर्ण था या जटिल था या अलयपूर्ण था। मतलब हमने अभी आपको पढ़ाया था ना कि काम कैसे करना है, लयपूर्ण तरीके से करना है, लेकिन यहाँ पर यही चीज़ चेक करी जाती है बार बार
शोध करके कि कार्य जो आप कर रहे हो वो सरल सुगम तरीके से हुआ या फिर जटिल था, अलयपूर्ण था, इन सारी चीज़ों पर विचार किया जाता है। ठीक है, यदि कार्य सरल तरीके से नहीं किया गया तो उसे उसमें किस तरह आवश्यक सुधार किया जा सकता है, ये चीज़ इस पर फोकस की जाती है कि अगर मान लो कार्य सरल तरीके से नहीं हुआ तो क्या करना है कि किस तरीके से हम उसमें सुधार कर सकते हैं, इस पर विचार किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में साइकिल ग्राफ विधि में सुधार करके एक नया यंत्र विकसित किया गया है जिसे कहते हैं क्रोनो साइकिल ग्राफ। ठीक है, तो ये वर्तमान में नया यंत्र क्या आया है, क्रोनो साइकिल ग्राफ। किसका है ये, जो आप पढ़ रहे हो साइकिल ग्राफ। ठीक है, साइकिल ग्राफ पढ़ रहे हो, तो साइकिल ग्राफ में अभी तक हम क्या कर रहे थे, फोटोग्राफी के यंत्र का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अब एक नया आ गया है, इसी में क्या आ गया है, क्रोनो साइकिल ग्राफ ही पूछा गया है। ओके, तो क्रोनो साइकिल ग्राफ किस में है, साइकिल ग्राफ में ही है, लेकिन नया है ये तरीका। यह दोनों हाथों की मध्य की उंगलियों में, कौन सी में, दोनों हाथ कोई भी हो सकता है, लेकिन मध्य मध्य मतलब बीच वाली उंगली के बीच में एक छोटा बल्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हाथ की मध्य उंगली मतलब बीच वाली उंगली में, ये प्रश्न बन सकता है, इसको पहनाया जाता है जिससे किए जाने वाले कार्य का फोटो ले लिया जाता है तथा फिल्म द्वारा उसका रिकॉर्ड बना लिया जाता है। ओके, मान लो पहले फ़ोटो ले लिए, फिर उनको जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत सारे फ़ोटो एडिट करके आपने यूट्यूब पर देखा होगा, वीडियोस पड़े होते हैं, तो ये इस तरीके से इसको फिर एडिट कर लिया जाता है और फिर उसको फिल्माया जाता है। अब बात कर लेते हैं मेमो मोशन अध्ययन तकनीक की। ठीक है, मेमो मोशन स्टडी टेक्निक्स की बात करते हैं। इस तकनीक में विश्लेषण को आसान एवं सरल बनाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, वही कार्य सरलीकरण है, सब जगह आसान एवं सरल का ही बात हो रही है ना, तथा कुल शारीरिक गतियों पर विस्तृत प्रकाश डाला जाता है। मतलब कितनी शारीरिक गति की गई, पूरे कार्य में कितनी शारीरिक गति की गई, उस पर प्रकाश डाला जाता है। मतलब इसमें पूरी शारीरिक गतियाँ, जितनी भी आप शारीरिक गति कर रहे हो काम में, उन सब पर यहाँ पर प्रकाश डाला जाता है। फिल्म के विश्लेषण हेतु प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें ही प्रतीकों का साइन का प्रयोग किया जाता है, जिनकी अभी हम बात करेंगे। समय ज्ञात करने हेतु समय यंत्र टाइम डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या क्या हमने बात की, इसमें प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, समय ज्ञात करने हेतु मतलब टाइम डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो वो प्रतीक कोई भी हो सकते हैं, जिनकी हम नीचे अभी आपको दिखाएंगे। ओके, बात करते हैं स्टॉप वॉच तकनीक। स्टॉप वॉच टेक्निक्स क्या होते हैं, इस तकनीक में कार्य में प्रयुक्त शारीरिक गतियों के तत्वों एवं सेकंड के भागों का रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है इस तकनीक में, कार्य में प्रयुक्त शारीरिक गतियों के तथ्यों एवं सेकंड के भागों का रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब सेकंड का भाग तक इसमें मेजर कर लिया जाता है, जो कि आपका टीजीटी में लास्ट टाइम पूछा भी गया था। प्रत्येक तत्व के स्तर को स्थापित किया जाता है, जो भी आपने काम किया उसके प्रत्येक तत्व का जो स्तर है उसको देखा जाता है, और ये तत्व समय मापन इकाई टाइम मेजरमेंट यूनिट टीएमयू में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए स्टॉप वॉच तकनीक का जो भी कार्य सरलीकरण में जो भी क्रिया की जाती है, उनका रिकॉर्ड बनाया जाता है, तो उसको किस इकाई में मेज़र किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं टाइम मेजरमेंट यूनिट, या फिर शॉर्ट में लिखा मिलेगा टीएमयू, या फिर हिंदी में कहोगे समय मापन इकाई में इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, सेकेंड्स में इसकी इकाई बता दी जाती है। ओके, जैसे कि ध्यान से पढ़िएगा, यह समय मापन इकाई 1 सेकंड का 0.036वां भाग होता है। ठीक है, 1 सेकंड का कितना भाग होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। ये जो इकाई होती है समय मापन इकाई, 1 सेकंड का कितना भाग होता है, 0.036वां भाग होता है। ओके, अर्थात 1 मिनट का कितना होगा, ये 0.0006वां भाग होगा। तो 1 मिनट का पूछा जाए टीएमयू में कितना भाग, इकाई कितना भाग होता है, तो 1 मिनट में आपको होगी 0.0006वां भाग। अगर आपसे 1 सेकंड, भाई 1 मिनट और 1 सेकंड में अंतर है। ओके, तो 1 सेकंड का कितना होता है, 0.036वां भाग होता है समय मापन इकाई में। ओके, ये याद कर लेना, ये पूछा गया है और ये पूछा जा सकता है, और कई बार रिपीट भी हो जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल शारीरिक गतियों के समय में बिल्कुल सही परीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधियाँ भी कार्य में लाई जाने लगी हैं। इसमें मिनट के 0.00133 भाग को भी आसानी से मापा जा सकता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए जो इलेक्ट्रॉनिक विधियाँ मार्केट में आई हैं समय के मापन की, उनमें 1 मिनट का कितना भाग जो है मेज़र कर लिया जाता है, तो आप और भी कम हो गया भाई, ये तो और भी, यहाँ पर तो 0.006वां भाग है, यहाँ पे तो और भी कम हो गया। पॉइंट नंबर मत देखना कि पॉइंट है, मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर लिखे हैं, नहीं, ये बहुत ही एक छोटी यूनिट हो गई। 0.00133 भाग को आसानी से माप सकते हैं। मतलब इसको याद कर लेना इतना कि पॉइंट के बाद 3 जीरो है, 1 1 है और 3 3 है। ठीक है, इतना याद कर लेना, क्योंकि जब प्रश्न बना था आपका ये, ठीक है,
तो ये जब प्रश्न बना था तो यही पूछा गया था, तो आपको ये नंबर याद होना जरूरी था, 0.036, बकाया तो कुछ भी नहीं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपना दूसरा मेथड जो है पेन और पेंसिल तकनीक की, पेन एंड पेंसिल टेक्निक की बात कर लेते हैं। इसका व्यवहारिक स्तर पर कार्य सरलीकरण की ये विधियाँ मानी जाती हैं, ये 4 हैं। व्यवहारिक स्तर पर कार्य सरलीकरण की कितनी विधियाँ, 4 हैं। इन्हें आप घरेलू स्तर पर भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, प्रोसेस चार्ट था। प्रोसेस चार्ट है, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। इस विधि में गृहिणी कार्यकर्ता के कार्य का प्रत्येक चरण मतलब जो भी प्रत्येक स्टेप जो कर रहा है का वर्णन किया जाता है। गृह कार्य करते समय कार्यकर्ता का क्या होता है, निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ओके, जब वो कार्य कर रहा है क्या किया जा रहा है, उसका निरीक्षण हो रहा है बराबर। ओके, इसलिए इसे प्रोसेस चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, व्यक्ति विश्लेषण चार्ट की संज्ञा दी गई। मतलब आपसे प्रक्रिया चार्ट भी कई बार लिखा मिल जाता है, प्रोसेस चार्ट तो कहते ही हैं, ठीक है। और इसको व्यक्ति विश्लेषण चार्ट की भी संज्ञा दी गई है। ओके, आगे हम बात करते हैं प्रोसेस चार्ट में विभिन्न क्रियाओं को दर्शाने हेतु प्रतीकों सिंबल का उपयोग किया जाता है। ये अपने आप में संपूर्ण शोध है। अभी हमने आपको मेमो मोशन में भी बताया था कि सिंबल्स प्रयोग किए जाते हैं, पर मेमो मोशन में किताब में कहीं भी सिंबल दिए हुए नहीं है, तो मैं मानती हूँ कि इन्हीं में से कुछ सिंबल वहाँ भी प्रयोग कर लिए जाते होंगे। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंबल को देखेंगे। तो प्रोसेस चार्ट में सिंबल का उपयोग विशेष तौर पर किया जाता है। ओके, और ये अपने आप में संपूर्ण शोध अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं प्रोसेस चार्ट को। ये अपने आप में संपूर्ण शोध होता है। प्रतीक के नाम में ध्यान रखिएगा, जो ये छोटा गोला है, छोटा है ना ये क्या बताता है, कार्यकर्ता का एक स्थान से, मान लो आपने कोई भी चार्ट लिया, कुछ भी लिया, तख्ता वगैरह, उस पर क्या क्या आपने फ्लोर प्लान अपना बना लिया घर का, ठीक है। अब आप उस पर कर सकते हो, मतलब ये प्रयोग आप घर पर भी कर सकते हो, जैसे पाथवे चार्ट किया जाता है ना, उस तरीके से चीज़ें आप खुद भी घर में कर सकते हो। अगर कार्यकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा गोला बना देना, ठीक है। अगर खड़े होकर काम कर रहा है तो बड़ा गोला बना देना है। कार्यकर्ता द्वारा काम की गुणवत्ता मात्रा का जब निरीक्षण करा जाता है तो क्या करना, निरीक्षण मतलब निरीक्षण किसका करते हैं, हम चारों तरफ देखते हैं हमारे क्या हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, चौकोर को बनाते हैं, ठीक है, चौकोर बना देते हैं। जब कोई किसी वजह से व्यक्ति खड़ा हो गया, मतलब काम नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, खड़े होकर काम कर रहा है तो बड़ा गोला हो गया, लेकिन यहाँ पर काम में रुकावट, खड़ा हो गया, बैठ गया, कुछ भी नहीं कर रहा है। जैसे कई बार हम लोग क्या करने लगते हैं, चाय वाय पीने लगते हैं बीच में काम करने, या कोई आ गया तो बातें करने लगते हैं, तो वो क्या काम में रुकावट है, वो बाधा है। तो आपको क्या बनना है, सीधा त्रिकोण बना देना, ठीक है, डिले हो गया काम मतलब। ओके, अब यहाँ पर ये मिश्रित होता है, मतलब पूरा रंगा हुआ होता है। ओके, गोला भी होता है, बीच में कलर भी होता है, मतलब डार्क होता है ये, तो इसे हम मिश्रित कहते हैं, मिश्रित साइन होता है ये। तो क्रिया और गति साथ साथ करना, जब दो काम साथ हो रहे हैं, क्रिया भी हो रही है, गति भी हो रही है, दो साथ काम कर रहे हो, दो मतलब तरीके के काम साथ साथ चल रहे हैं, तो हम उसे मिश्रित साइन, गोले को मतलब कलर कर देते हैं काले रंग से, ठीक है, मतलब उस पर टिक कर सकते हो। तो क्रिया और गति दो काम जब साथ हो रहे हैं तो हम मिश्रित गोला बनाते हैं। ओके, क्लियर हुआ। तो ये होते हैं प्रोसेस चार्ट के सिंबल। क्या करते हैं हम, छोटा गोला क्या दर्शाता है, कार्यकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर रहा है, मतलब जा रहा है कुछ उठाने के लिए। बड़ा गोला क्या बता रहा है कि व्यक्ति खड़े होकर काम कर रहा है, ठीक है। ये चौकोर वाला क्या बता रहा है कि कार्यकर्ता काम की गुणवत्ता या मात्रा का निरीक्षण कर रहा है। त्रिकोण क्या बता रहा है, भाई काम में किसी वजह से रुकावट या बाधा या अवरोध आ गया है, ठीक है। और ये मिक्स गोला क्या बताता है, मिश्रित, ये बताता है क्रिया और गति दो काम मतलब डबटेलिंग एक साथ हो रहे हैं, डबटेलिंग दो काम एक साथ होना डबटेलिंग कहलाता है। ओके, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं प्रोसेस। अब इन्हीं साइनों को गिना जाता है, मान लो कितनी बार वो रुका, कितनी बार वो गया, इन साइनों को, घड़ी भी देखी जाती है आंखों से, ठीक है। तो मतलब हर चीज़ पे मान लो कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट हुआ है, समझने के लिए यहाँ पर जो ये रुकावट हो रही है बार बार बेवजह हो रही है, ठीक है, और जिस वजह से काम आपका बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तो क्या है, इसको हटाने की कोशिश करना। ओके, तो यही तो कार्य सरलीकरण हमें सिखाता है। खड़े होकर काम कर रहे हो, उस काम को अगर आप बैठ के कर लेते, अगर मतलब बैठ के करने वाला काम होता तो आपको थकान कम होती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही तो यहाँ पर वर्क सिंप्लीफिकेशन है समझने के लिए। ओके, प्रोसेस चार्ट को देखकर वे क्रियाएं जो अनावश्यक अनजाने में संपादित हो रही थी, हमने बताया ना कि अनावश्यक रूप में लग रही थी, बेवजह खड़े होकर आप जो काम बैठकर कर सकते थे, कम थकान होती, उसमें आप अनावश्यक समय बिता रहे थे खड़े होकर काम करने में, ठीक है। या फिर आप बेवजह अवरोध जो आ रहा था, बेवजह आ रहा था, तो उसको हटाने की कोशिश करना। वो अवरोध क्यों आ रहा है, अभी बातें हैं, आराम से बैठ, फोन आ गया, घंटों लगे हो आप, ठीक है, तो उस चीज़ को हटा देना, भाई अभी हम काम कर लें, 5 इंपॉर्टेंट बात करो। जैसे मान लो किसी का फ़ोन आ गया तो उठाना तो पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट बात करो। अब ये नहीं कि आ गया, मम्मी का आ गया तो अब काम पड़ा है तो घंटों लगे हुए, ठीक है, मम्मी से कह दो मम्मी काम कर लो, फिर अभी बात करते हैं, अगर बेवजह की बात है जो
काम की बात है वो कर लो तुरंत, ठीक है ना। तो प्रोसेस चार्ट को देखकर वे क्रियाएं जो अनावश्यक अनजाने में संपादित हो रही थी उन्हें हटाया जाता है। इसके अलावा दो या दो से अधिक क्रियाएं जो साथ में की जा सकती हैं उन्हें कार्य सरलीकरण के लिए उपयोग में किया जाता है। जैसे मिश्रित वाला साइन था, वो क्या बताता है, वो बताता है कि दो क्रियाएं एक साथ की जा रही, मतलब यहाँ पर कार्य सरलीकरण हो सकता है, दो काम एक साथ आप कर रहे हो, इससे आपका समय बचेगा। तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना, कहाँ पर मिश्रित गोला ज़्यादा प्रयोग हुआ है उसको हमेशा दोहराना, जिससे आपका काम जल्दी हो जाए, ठीक है ना। प्रोसेस चार्ट क्या होता है, अब हम दूसरे चार्ट पर, अभी हम प्रक्रिया प्रोसेस चार्ट ही तो पढ़ रहे हैं, हाँ प्रोसेस चार्ट ही चल रहा है हमारा। ओके, तो प्रोसेस चार्ट की कमियां क्या हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। क्या होती है, इसमें दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति जो कार्य करता हो, ठीक है, दूसरा वह व्यक्ति जो निरीक्षण करता हो, मतलब कार्य का रिकॉर्ड रखता है। तो मतलब इसमें कमी क्या है, अगर ये भी आप घर पे सकते हो, लेकिन दो व्यक्ति यहाँ पर चाहिए आपको। ओके, मान लो गृहिणी अकेले कर रही है तो दिक्कत हो जाएगी, तो दो व्यक्ति चाहिए, ये इसकी कमी है एक। ओके, और एक दो व्यक्तियों में कौन क्या करता है, एक व्यक्ति कार्य करता होता है, मतलब वही गृहिणी कार्य करने वाली हो गई, और एक व्यक्ति जो इसका निरीक्षण कर रहा है एवं रिकॉर्ड बना रहा है कि वो कितनी गति कर रहा है, कब वो अवरोध आ रहा है, ये सारी जानकारी कौन रख रहा है, दूसरा व्यक्ति रख रहा है, ठीक है। इसमें समय का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि कार्य की गति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है, सिर्फ गतियाँ देखी जाती हैं। और जब तक आप समय नहीं देखोगे कौन सी गति कितनी देर में हुई है, तो आप कैसे ये जान पाओगे कितना समय लगा है किसी कार्य को करने में, ठीक है। तो कार्य की गति पर ध्यान दिया जाता है, इसमें समय का ध्यान मतलब नहीं रखा जाता, समय का कोई महत्व नहीं होता। अब ये प्रश्न बन सकता है कि कौन से चार्ट में समय का कोई महत्व नहीं होता, तो वो है आपका प्रोसेस चार्ट। या फिर किस में सिर्फ कार्य की गति पर ध्यान दिया जाता है, तो प्रोसेस चार्ट में। उद्योगों में इसका उपयोग कार्यकर्ता पर ध्यान ना देकर उत्पादन ज्ञात करने में किया जाता है। अब मान लो यही प्रयोग आप प्रोसेस चार्ट का कर रहे हो, कहाँ, किसी उद्योग धंधे में कर रहे हो, तो वहाँ ये नहीं देख रहे हो आपके कार्यकर्ता कैसे काम कर रहा है, भाई कार्यकर्ता से आपको कोई मतलब ही नहीं, बस आपने ये देख रहे हो कि वो उत्पादन कितना कर रहा है, ठीक है ना। किसी वजह से उसकी तबीयत खराब है, किसी दिन वो उत्पादन कम करेगा तो आप उसे काम से निकाल दोगे, है ना। तो ये इसकी कमियां हैं। ओके, ऑपरेशन चार्ट क्या होता है, अब इसकी बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल किसके समान है, प्रोसेस चार्ट जो अभी हमने पढ़ा था, प्रक्रिया चार्ट, प्रोसेस चार्ट, उसी के समान होता है, किंतु इसमें क्या होता है, संपूर्ण क्रिया का अध्ययन नहीं किया जाता। ओके, इसमें जैसे प्रोसेस चार्ट पूरा सारी गतियों पर ध्यान दिए हुआ था कि कहाँ पे रुक रहे हो, कहाँ पे क्या कर रहे हो, पर यहाँ पर संपूर्ण क्रिया का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि क्रिया के कुछ विशिष्ट चरण का अध्ययन किया जाता है। दोनों हाथ की क्रियाओं का पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। मतलब सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों हाथों से आप क्या क्या काम कर रहे हो, दोनों हाथों की क्रियाओं का पृथक पृथक अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देख लीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस चार्ट के समान है, लेकिन इसमें सारे कामों का पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए यहाँ पर प्रतीक भी कम है। जैसे इन्होंने क्या किया, भुजाओं की गति, और यहाँ पर सिंबल का नाम भी चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आपने जो छोटा गोला था उसके विषय में आपने क्या पढ़ा कि कार्य जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, ठीक है, यही तो देखा आपने। लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटे गोले का मतलब भुजाओं की गति, यहाँ पर छोटे गोले का मतलब क्या है, भुजाओं की गति, यहाँ पर बड़े गोले का मतलब क्या है, अंगुलियों की गति, क्योंकि यहाँ पर दोनों हाथों का ही विशेष तौर पर अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है, अंगुलियों की गति। तो और जो हमने पहले पढ़ा था प्रोसेस चार्ट, उसमें बड़े गोले का मतलब क्या था, खड़े होकर काम करना, पर यहाँ पर क्या कर रहा है, अंगुलियों की गति चल रही, ठीक है। त्रिभुज क्या कर रहा है, त्रिभुज वहां पर अवरोध बता रहा था, काम रुक गया ये बता रहा था, ठीक है, बाधा आ गई काम में ये बता रहा था। यहाँ क्या बता रहा है, भुजा एवं अंगुलियों दोनों का आलस्य बता रहा है, भुजा एवं अंगुलियों दोनों का आलस्य बता रहा है, ठीक है। तो ये है आपका ऑपरेशन चार्ट, ठीक है, क्लियर हुआ। ऑपरेशन चार्ट में कितने प्रतीकों का प्रयोग किया जाएगा, 3 प्रतीकों का पूछा। जब प्रोसेस चार्ट में कितने प्रतीकों का प्रयोग किया गया, 5 प्रतीकों का, ठीक है। इसमें कौन कौन से प्रतीक प्रयोग किए गए हैं, छोटा गोला, बड़ा गोला, त्रिकोण। उसमें कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं, छोटा गोला, बड़ा गोला, त्रिकोण, चतुर्भुज, ठीक है, और एक मिश्रित गोला जो पूरा काला है, ठीक है, गोला भी और काला भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन चार्ट के निरीक्षण की। ऑपरेशन चार्ट के निरीक्षण में प्रोसेस चार्ट की अपेक्षा अधिक कौशल की आवश्यकता होती है। साथ ही प्रत्येक हाथ की क्रियाओं के निरीक्षण के लिए अलग अलग निरीक्षणकर्ता ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती है।
ठीक है, दोनों हाथ की क्रियाओं के लिए अलग अलग ऑब्जर्वर चाहिए। तो मतलब यहाँ पर कम से कम 3 लोग होने चाहिए। एक तो कार्य करने वाला होना चाहिए, ये 2 वो होने चाहिए जो एक हाथ की गति पर ध्यान दे, और दूसरा वो होना चाहिए दूसरे हाथ की गति पर ध्यान दे। बात सही है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति दोनों हाथों को देखेगा तो एक तरफ देखेगा, तब तो दूसरे का हाथ का काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑब्जर्वर ही चाहिए आपको कम से कम। हालांकि संख्या लिखी हुई है ना किताब में नहीं लिखी हुई है, लेकिन क्या लिखा है, निरीक्षण के लिए अलग अलग निरीक्षण करता चाहिए। मतलब ऑब्जर्वर प्रोसेस चार्ट में टोटल 2 व्यक्ति चाहिए थे, एक ऑब्जर्व करने वाला, दूसरा काम करने वाला। यहाँ पर अलग अलग निरीक्षण करता, मतलब 2 अलग ऑब्जर्वर चाहिए दोनों हाथ के लिए। व्यवहारिक तौर पर ऑपरेशन चार्ट को तैयार करना एवं रिकॉर्ड रखना बेहद जटिल एवं मुश्किल एवं दुस्साध्य कार्य, क्योंकि एक सिर्फ हाथ की उंगलियां कितनी गति कर रही हैं, बिल्कुल उंगलियों पर कैमरा सेट करके बैठो, है ना, तो ये थोड़ा जटिल काम है। ओके, इसलिए इसका फिल्म विश्लेषण ही किया जाता है, मतलब एक फिल्म बना ली जाती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मल्टीमैन चार्ट की। मल्टीमैन चार्ट क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों वाले कार्यों पर शोध किया जाता है। ओके, मतलब क्या बता रही हूँ मैं, मल्टी का मतलब क्या है, मल्टी, ज़्यादा मैन, ठीक है, ज़्यादा मैन है, ठीक है। मल्टी का मतलब होता है ना मल्टीपर्पज, मल्टी कलर, जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा हों, ठीक है। तो इसमें भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों वाले कार्यों पर शोध किया जाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों वाले कार्यों पर शोध किया जाता है, मतलब 2 से अधिक कोई भी कार्य, ऐसा किचन में गृहिणी अकेले भी काम कर सकती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उस कार्य का शोध होता है जहाँ पर कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए ही किसी भी काम को करने में। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों वाले कार्यों पर शोध किया जाता है। कार्य का विश्लेषण तुलनात्मक रूप में किया जाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ओके, रुकावट का गहन अध्ययन किया जाता है कि रुकावट क्यों आई। प्रोसेस चार्ट के समान होता है, ठीक है। प्रोसेस चार्ट के प्रतीकों का इसमें प्रयोग किया जाता है या फिर नए प्रतीकों को बनाया जाता है। या तो आप प्रोसेस चार्ट के 5 प्रतीक हैं उनका प्रयोग कर लो, या फिर नए प्रतीक बना लो अपने। ओके, मतलब अपना कोई भी प्रतीक बना लो और अपने आप नाम दे दो। जैसे हमने ये वाला बना दिया, अब इसमें हम कुछ भी नाम दे रहे हैं कि कार्यकर्ता कार्य को मतलब रुक गया, रुकावट आ गई, या कुछ भी अपनी तरफ से साइन दे दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब जब बने हुए हैं प्रोसेस चार्ट के, वही प्रयोग कर लो, वो भी सही है, ठीक है ना, जरूरत नहीं, टेंशन नहीं रहेगी नए बनाने की। तो मतलब कहने का क्या है तात्पर्य, यहाँ पर एक तो यहाँ पर 2 से अधिक व्यक्ति का अध्ययन होता है, दूसरा विश्लेषण जो किया जाता है कार्य का उसका तुलनात्मक अध्ययन होता है। ओके, फिर सबसे ज़्यादा फोकस किस पर किया जा रहा है, रुकावट पर, कि भाई काम में रुकावट क्यों आई, ठीक है, उसका गहन अध्ययन होता है। क्योंकि सबसे पहले रुकावट दूर कर दो, एक लय में सारा काम करा दो, उसके बाद आराम से बैठो। प्रोसेस चार्ट के समान होता है। प्रोसेस चार्ट का प्रतीक भी इसमें प्रयोग किया जाता है या फिर नए प्रतीक बनाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं पाथवे चार्ट पर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया। प्रवर्तक कौन है इसके, श्रीमती गिलवर्थ जी हैं। ओके, गिलवर्थ जी इसकी प्रवर्तक हैं। इसे पिन और धागे की विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पिन और धागे की विधि के नाम से इसको जानते हैं। इस विधि में मकान का फ्लोर प्लान तख्ते पर बनाया जाता है। किस पर बनाया जाता है, मान लो जो फ्लोर प्लान है जहाँ पर आपका रसोई वगैरह चलता है, उसका क्या किया आपने, एक तख्ते पर प्लान बना लिया। ओके, पिन और धागा तो चाहिए ही होगा। जहाँ से कार्यकर्ता मुड़ता है उस मार्ग को धागे की सहायता से माप लेते हैं। ओके, और वहाँ पर क्या किया, मापा, फिर धागे को पिन से जोड़ दिया। ओके, यहाँ पर 2 चार्ट बनते हैं, एक मौलिक चार्ट होता है और दूसरा संशोधित चार्ट होता है। तो ये पूछा जाए कि 2, क्योंकि इसमें चार्ट सभी में चार्ट बनता है, प्रोसेस चार्ट, मेमो मोशन चार्ट, सॉरी प्रोसेस चार्ट, या फिर माइक्रो मोशन, मल्टीमैन चार्ट, सभी चार्ट हैं। मल्टीमैन चार्ट, प्रोसेस चार्ट, तो ये सब क्या है, चार्ट हैं आपके। ओके, ऑपरेशन चार्ट, सब में चार्ट लगा है, तो ये चार्ट पर ही कहीं ना कहीं काम हो रहा है। ओके, चाहे तख्ते को चार्ट के रूप में प्रयोग कर लो या फिर चार्ट को ही चार्ट के रूप में प्रयोग कर लो। तो जो चार्ट होते हैं ये यहाँ पर 2 तरीके के होते हैं, मौलिक चार्ट और संशोधित चार्ट। पूछा जाए किसमें प्रयोग होते हैं, तो आप कहोगे जो हमारा पाथवे चार्ट है उसमें प्रयोग होता है। कार्य सरलीकरण का सर्वप्रथम शोध, अगर हमने बता दिया आपको 1930 में हुआ, सरलीकरण है यहाँ पर। ओके, ये टाइपिंग एरर हो गया। सरलीकरण का सर्वप्रथम शोध 1930 में हुआ था। ओके, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ इन पर ध्यान दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं कह रही हूँ ना, मैंने इस टॉपिक को बहुत बारीकी से उठाया है, बहुत ध्यान से पढ़ा है, तब आपको लाई हूँ। ओके, कुचले आलू पर अध्ययन किया हैनर ने 1943 में।
ओके, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा था। मैंने बताया था कल मैं कहीं बाहर गई थी, थकी हुई थी, तभी हमने आपको कल फर्नीचर पढ़ा दिया। नहीं तो हम तो क्रियाएं पढ़ रहे थे, तो हमने समय व्यवस्थापन पढ़ा, शक्ति व्यवस्थापन पढ़ा, तो उसके बाद कार्य सरलीकरण आना चाहिए था। पर हमने सोचा ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो हम फर्नीचर को निपटा देते। फर्नीचर कल शायद 40 मिनट में निपट गया था और ये क्लास आपकी 1 घंटा से ऊपर होने जा रही, वो भी हमने बहुत अपने शब्दों में आपको समझा दिया है, इसलिए समय कम लगा। अगर हम किताबी भाषा पे उतर आते तो इसको 2 घंटे लग जाते, 3। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं। कुचले आलू पर अध्ययन पूछा जाए किसने किया, तो हैनर ने किया 1943 में। पालक व चुकंदर बनाने का अध्ययन किया किसने, ग्रॉस हिवर्ट ने 1945 में। ओके, जो पालक व चुकंदर पर अध्ययन किया था ग्रॉस हिवर्ट ने 1945 में, इन्होंने क्या किस तरीके से अध्ययन किया, इन्होंने बताया दाएं हाथ के साथ बाएं हाथ का उपयोग करना। मतलब जैसे आप सब्जी धो रहे हो कोई, तो ये नहीं एक हाथ से आप धोए पड़े हो बार बार, एक बार में अगर आप एक हाथ से कोई सब्जी धुलते हो, ठीक है, ज़्यादातर हम लोग दाहिने हाथ से काम करते हैं, तो क्या है वो आप वही सब्जी आप टब में से पानी में से 4 बार 5 बार में निकालोगे, और अगर आप दोनों हाथ का प्रयोग करते हो तो 2 बार में सारी सब्जी आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, दाएं और बाएं दोनों हाथों का उपयोग करके काम करने के विषय में बताया। ओके, और इन्होंने 25% यहाँ पर ये गृहिणी होगा, ठीक है, गृहिणी मतलब कितनी % महिलाओं का यहाँ पर योगदान था, तो 25% गृहिणी इस क्रिया विधि में शामिल थी, मतलब उन पर रिसर्च की गई। और पालक बनाने में इन्होंने कितना समय बचाया, 21.5% का समय बचा लिया, ठीक है। तो ये होता है सही काम करने का तरीका, कितना समय बचा लिया। अब ऐसे ही सोचो हर काम में आप थोड़ा थोड़ा समय बचाओगे तो कितना ज़्यादा समय बचेगा। भोज्य पदार्थ के संग्रह पर अध्ययन किया जीन लिंडमैन ने। तो अब भोज्य पदार्थ को जो संग्रहण करते हैं इस पर अध्ययन किसने किया पूछा जाए, तो आप कहोगे जीन लिंडमैन ने किया। समय वैसे मुश्किल ही पूछा जाएगा, पर लिख लो साथ ही साथ 1947 में। जो ये भोज्य पदार्थ का संग्रह का जो अध्ययन था किस विधि से किया गया, तो ये प्रोसेस चार्ट के मेथड से किया गया। ओके, प्रोसेस चार्ट को बनाया गया इसमें। ओके, सुबह के नाश्ते पर अध्ययन किया किसने, लिर कैंप ने। किसने किया, लिर कैंप ने किया 1947 में। इन्होंने क्या अध्ययन किया, प्रत्येक बार नाश्ता तैयार करते समय की गणना किस विधि से की, स्टॉप वॉच अभी हमने पढ़ा था, स्टॉप वॉच, प्रोसेस चार्ट, ये सब पढ़े थे। ये किसका था, ये आपका औपचारिक तकनीक की विधि थी स्टॉप वॉच, ठीक है। तो स्टॉप वॉच से किया इन्होंने। और इन्होंने क्या किया, गतियों का निर्धारण और फ्लोर प्लान चार्ट का द्वारा किया, ठीक है। जो गतियों का निर्धारण इन्होंने किससे किया, फ्लोर प्लान चार्ट किस में आया था, पाथवे चार्ट में, ठीक है। तो इन्होंने दोनों विधियों का प्रयोग किया, मतलब आपके औपचारिक का भी प्रयोग किया और पेन पेंसिल का भी प्रयोग किया। क्लास तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अब हम बात करते हैं मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग की। ओके, बहुत जल्दी ही समझ लेना इसको, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ही पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इस पेज को पढ़ लेते हैं। ओके, सन 1940 से पहले तक लोगों को कार्य सरलीकरण के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। तब लोग परंपरागत तरीके से अपनी आदत अनुसार काम करते थे। ओके, क्योंकि 1940 तक रिसर्च कब शुरू हो रही है हमने बताया 1930 में। 1940 तक लोग इसके विषय में कुछ नहीं जानते थे। ओके, परंपरागत जो तरीका था उसी तरीके से काम करते थे। सर्वप्रथम कार्य सरलीकरण का विचार किसके मस्तिष्क में आया, मार्विन मुंडेल के मस्तिष्क में उठा। इन्होंने ही कार्य सरलीकरण से संबंधित कई शोध किए, ठीक है। कार्य सरलीकरण से संबंधित सर्वप्रथम शोध किसने किए, मार्विन मुंडेल ने किए, तथा इसके 5 सिद्धांत बताए। कितने, 5 सिद्धांत बताए, जिसे मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग के नाम से जाना जाता है। ओके, इन्हीं 5 सिद्धांतों को इन्होंने 5 दिए थे। काफी दिन तक यह 5 सिद्धांत कार्य सरलीकरण के हेतु उपयोग में काम आते रहे, परंतु बाद में ग्रॉस एवं केंडल ने इन 5 सिद्धांतों का संक्षिप्तीकरण करके, ठीक है, तो इन पांच सिद्धांतों को संक्षिप्त किसने किया, शॉर्ट किसने किया, वो किया ग्रॉस एवं केंडल ने, ठीक है। 5 दिए थे मार्विन मुंडेल ने, ग्रॉस एवं केंडल ने इन्हें 3 कर दिया, ठीक है, 3 में विभाजित कर दिया। इन्हें केवल 3 वर्गों में किसने विभाजित किया, ग्रॉस एवं केंडल ने। ओके, तो यहाँ पर 3 कौन से थे जो विभाजित किए, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशन। दूसरा इन्होंने कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण के क्षेत्र एवं उपकरण में परिवर्तन, चेंज इन वर्क प्लेस स्टोरेज एरिया एंड इक्विपमेंट्स। उत्पादन में परिवर्तन, चेंज इन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सारा इन्होंने चेंज किया, मतलब 3 दिए, कौन से, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण के क्षेत्र एवं उपकरण में परिवर्तन और उत्पादन में परिवर्तन, ठीक है। तो ये हो गए आपके ग्रॉस एवं केंडल ने जो शॉर्ट लिस्ट किए। अब हम मार्विन मुंडेल का पढ़ लेते हैं, पूछे जाते हैं। कितने दिए थे, हमने बताए थे 5 दिए थे।
ओके, कौन कौन से थे? सबसे पहले हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन का क्या मतलब है? मतलब दाएं हाथ से आप काम करते हो, अब तो इन्होंने बताया है कि बाएं हाथ का उपयोग करना, ठीक है। जैसे आप सारे काम ज़्यादातर दाहिने हाथ से करना। अभी हमने जो पालक धोने वाला उदाहरण दिया था, तो हमने क्या कहा? दोनों हाथों का प्रयोग करके आप वेजीज को धोना, ठीक है। तो बाएं हाथ का उपयोग करना, ये होगा आपके हाथ और शरीर की गति में परिवर्तन, ठीक है। मतलब एक हाथ से कर रहे हो, दोनों हाथों का प्रयोग करो। दैनिक दिनचर्या में अपनी सुधार लाना, ठीक है। दैनिक दिनचर्या उसको सुधारना। गुरुत्वाकर्षण की सहायता, वही हमने जो चीज़ बताई थी कि सारे सामान जब भी भारी होते हैं तो वो कहाँ? पृथ्वी की तरफ खींचते हैं। तो पृथ्वी की तरफ जब खींच रहे हैं तो उनको अपने शरीर के पास में करके या फिर पीठ पर डालकर उठाओ। तो मतलब गुरुत्वाकर्षण की सहायता का प्रयोग करना। क्रियाओं को कम करना, ठीक है। जैसे वही चीज़ जो आपने कोई भी काम कर रहे हो तो एक्स्ट्रा चक्कर लगा रहे हो, बेवजह इधर से उधर जा रहे हो। जैसे आप फ्रिज में कोई चीज़ लेने जाते हो तो आपको पता है कोई भी चीज़ ऐसी है जो दोबारा भी आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसको एक साथ ही ले आओ, ओके, दोनों हाथ में ले आओ। तो कार्य को कम करना, ठीक है। 2-3 क्रियाओं को एक साथ करना, जैसे मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, ओके, अपने आपने गैस पर खाना बन रहा है, कोई भी चीज़ बनने रख दी, इधर आपने आटा गूंद लिया, बर्तन धुल लिए या कुछ भी कर लिया। तो ये 2-3 क्रियाओं को एक साथ करके भी हम अपने समय को बचा सकते हैं। कार्य में गतियों का उपयोग करना, ठीक है। जो भी कार्य कर रहे हो सारी गतियों का उसमें उपयोग करना, ओके। और कार्य का प्रभावशाली अनुक्रम, जो भी कार्य कर रहे हो मतलब एक प्रभावशाली तरीके से, जो कि आपका एक समय में सारा काम निपट जाए। बस इनको थोड़ा, बस ये पॉइंट ही पूछे जाते हैं, इनको याद कर लो। कार्य में निपुणता, कार्य में निपुणता में 3 तत्व सहायक है। एक आपकी अन्वेषी अवस्था आती है, दूसरी आपकी आती है अकुशल एवं व्ययसाध्य अवस्था, और तीसरी होती है कुशलता पूर्वक काम करने की अवस्था। अन्वेषी अवस्था एक व्यक्ति ऐसा है जिसको काम आता ही नहीं है, मतलब नया नया है, बिल्कुल उसे कुछ भी नहीं पता है, उससे आपने कह दिया रोटी बनाने को तो वो सरल क्या बनाएगा जब उसे आती ही नहीं है, तो उसे कहते हैं अन्वेषी अवस्था, मतलब उसे कुछ पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है किसी काम का। अब क्या होगा? दूसरी स्टेज में आएगा, अब यहाँ से उसने सीखना प्रारंभ कर दिया, अब वो आएगा दूसरी अवस्था में। तो क्या? अकुशल एवं व्ययसाध्य, मतलब क्योंकि उसे काम आता नहीं था तो वो कर रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे, और व्ययसाध्य मतलब क्योंकि वो सीख रहा है इस समय, तो वो अकुशल है, वो उसमें अभी स्किल्स है नहीं, ठीक है। तो वो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा, ओके। मतलब आटा अगर आपने उससे कह दिया रोटी बनाना है तो वो गोल गोल लोई बनाने में ही बहुत समय लगाएगा, उसे बनाई नहीं मिलेगी, फिर वो बनाएगा भी तो बहुत धीरे धीरे टेढ़ी बेढ़ी रोटी बनाएगा, ठीक है। तो ये कहेंगे अकुशल एवं व्ययसाध्य, बहुत समय लगेगा, लेकिन लास्ट में क्या है? वो सीख जाता है, तो उसे हम कहते हैं कुशलतापूर्वक काम करने की अवस्था। अब यहाँ पर वो सीख भी गया है, अब उसमें स्किल्स आ सकते हैं, अब वो कार्य को सरल तरीके से भी कर सकता है, ठीक है। तो ये 3 अवस्था पूछी जाए, कार्य में निपुणता के ये पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो कार्य में निपुणता जो है उसके 3 पार्ट हैं, अन्वेषी अवस्था, अकुशल एवं व्ययसाध्य अवस्था, कुशलतापूर्वक काम करने की अवस्था। बाद में आता है करके सीखना, ओके। कार्य सरलीकरण का ये महत्वपूर्ण पार्ट है, कार्य को करके सीखना, ओके। जब आपके पास अनुभव होता है तभी आप काम को अच्छे से कर सकते हो। कार्य करते समय शारीरिक संस्थिति में बदलाव, मतलब जब आवश्यकता हो तो अपनी स्थिति में बदलाव भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके थे मुंडेल के हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। दूसरा अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण के मतलब उपकरण के में परिवर्तन के तौर पर हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़, जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करना, उपकरण का प्रयोग करना, ठीक है। और एक बार म्यूज ने एक अध्ययन किया था, हमने आपको बताया भी था जो एनर्जी मैनेजमेंट पढ़ाया था तब, तो हमने बताया था म्यूज ने अध्ययन किया था, तो म्यूज का अध्ययन था वो देख लीजिएगा। दूसरी बात करते हैं, जैसे कि ये भी म्यूज का ही अध्ययन है, इन्होंने किया था बर्तन धुलने पर। बर्तन धुलने पर इन्होंने क्या कहा जो सिंक होता है, सिंक की जो टंकी होती है उसके ऊपर ही क्यों ना बर्तन धोने की व्यवस्था कर ली जाए, ठीक है। तो आप बर्तन को धुलोगे और तुरंत ही वहीं पर लगा दोगे, अपने आप ही बर्तन निचुड़ जाएंगे सिंक में और वहीं पर बर्तन जो है आपके सूख जाएंगे। तो ये क्या? कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण के क्षेत्र एवं उपकरण में परिवर्तन, ठीक है। इस तरीके से अब वही बर्तन आप क्या करते, एक बार धुलते, फिर आप टब में रखते, फिर टब में वो निचोड़ते, फिर आप उसको स्टैंड में ले जाकर रखते, ठीक है। तो उससे क्या है, काफ़ी समय व्यय होता है आपका। तो यहाँ पर इन्होंने इस अध्ययन में काफ़ी, मतलब क्या हुआ, बर्तन हवा में सूख गए, आपको सुखाना पोंछना नहीं पड़ा। इसमें इन्होंने क्या करा था, 91% जो है कदमों को बचाया था, ओके। कदमों को बचा लिया था, जो बेवजह आप चलने में बार बार बर्तन लगाते स्टैंड में, ठीक है ना। 91% इन्होंने कदमों की बचत की थी और 45% समय बच गया था, 45% समय बचा पूरा। जो ओवरऑल आप बर्तन धोते, सुखाते और लगाते पोंछते, उसमें इन्होंने 45% समय को बचाया। तो क्या हुआ, ये कार्य क्षेत्र जो था इन्होंने उसमें परिवर्तन कर दिया। कार्य क्षेत्र मतलब सिंक की जगह पर ही बर्तन का स्टैंड लगवा लिया, जैसे समझने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप हर क्षेत्र में, जैसे
कई बार क्या होता है, हमारे पास जो डब्बे होते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, तो अब हम बार बार सारे डब्बे मान लो स्टील के हैं, वो एक जैसे ही दिखते हैं, तो उनमें क्या करना है, आपको एक लेबल लगा लेना कि किस में चीनी रखी है, किस में नमक रखा है, किस में क्या, तो जिससे आपको क्या है, बार बार, एक सेकेंड, बार बार आपको सारे डब्बे खोल कर देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके, या तो आप ट्रांसपेरेंट रखो तब तो कोई बात ही नहीं, चीज़ देखी जाएगी, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उस पर एक लेबल लगा लेना, क्योंकि कई बार डब्बे खोलने में भी बहुत समय व्यय होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे समय बचाकर ही हम एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। ओके, अब आपसे बात करते हैं उत्पादन में परिवर्तन। ठीक है, उत्पादन में परिवर्तन, जैसे कच्चे माल में परिवर्तन, तैयार माल में परिवर्तन, कच्चे एवं तैयार माल में परिवर्तन। पहले यही 5 थे। हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र संग्रहीकरण के क्षेत्र एवं उपकरण में परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन, कच्चे माल में परिवर्तन और तैयार माल में परिवर्तन। ये 5 थे। तो अब ये जो आपके 5 थे, इन दोनों को किसमें डाल दिया, उत्पादन में परिवर्तन में ही ग्रॉस एवं कंट्रोल ने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल आपके 3 हो गए, मतलब इसका सब पॉइंट बना दिया इसको। ओके, तो ये कितने हो गए, अब टोटल 3 हो गए। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं, तो क्या होता है, उन्हें बार बार आयरन करना पड़ता है। ओके, क्योंकि बिना आयरन के आप दोबारा उन्हें वेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या करना, सिंथेटिक कपड़ों का प्रयोग कर लेना। ओके, आप अगर गोल मठरी बना रहे हो तो आप बार बार उसे काटोगे, बार बार काटोगे तो बहुत समय पे होगा। तो इसके लिए आपने क्या किया, एक नाइफ लिया, चाकू लिया, उसकी सहायता से आपने क्या, बर्फी शेप में बना लिया। ठीक है, एक बार में ही सारी मठरियाँ कट जाएंगी। तो ये क्या, कहीं ना कहीं समय को हमारे बचा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा समय जो है बच रहा है। जो डाइनिंग टेबल होता है उस पर कपड़े अगर बिछाओगे आप, ठीक है, टेबल कपड़े बिछाओगे तो उसे आपको धुलना पड़ेगा। तो उस पर क्या करना, आपको एक फाइबर, मतलब एक ऐसी सीट बिछा देना जिसको आप पोंछ कर भी काम चला सकते हो। ठीक है, जिसको बार बार आपको धुलना नहीं पड़ेगा। तो ये सब आपके समय को बचा सकता है। अच्छा, इसमें ये जो एक ऐसा उत्पादन में परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें कई बार क्या होता है, आपको अब मतलब लोगों की मेंटली जो मेंटलिटी नहीं होती है, उसका सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि मेंटलिटी नहीं, लेकिन सच भी है। सोचो, सूती कपड़े की जगह अगर आप सिंथेटिक पहनते हो तो वो कहीं ना कहीं गर्मी में आपको परेशान करेगा, चुभन पैदा करेगा, है ना। सिंथेटिक कपड़ा जो होता है पानी को सोख नहीं पाता है, और हमें गर्मी, हमारे शरीर में गर्मी जो होती है बाहर नहीं निकल पाती है, शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं भी फेस करनी पड़ेंगी, है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों की विचार आपके समर्थन में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा इसमें विवाद रहता है, मतभेद रहता है इस वाले में। तो उत्पादन में परिवर्तन में मतभेद देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, लोग सहमत नहीं हो सकते आपकी बात से। अब आप घर में किसी को ज़बरदस्ती ला के सिंथेटिक पहना दो, और मान लो आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, वो पहनेंगे ही नहीं क्योंकि गर्मी लगेगी उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, जब आपके उसमें दिया हुआ है टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पर कच्चे माल में परिवर्तन आप कर सकते हो, तैयार माल में भी परिवर्तन कर सकते हो, कच्चे एवं तैयार माल में भी परिवर्तन कर सकते हो। तो ये आपके मंडेल के परिवर्तन के वर्ग हो गए, ये हमने आपको बता ही दिया सारा। ओके, तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।